इसी वाइन जनजाति के लोग नदी के किनारे पहुंचे। जियांग शुआन ने देखा कि बांस की नौका पर धकेल दिया। ची शाओ ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा, लेकिन जियांग की दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। नानशिंग और अन्य लोग भी उसके पीछे आ गए। नदी का पानी ठंडा और गहरा था, लेकिन उस समय किसी को भी डर नहीं था। सभी के दिलों में एक अद्भुत साहस था। जैसे ही वे नौकाओं में सवार हुए, जियांग शुआन ने एक बार फिर चिल्लाया, जल्दी करो। उसकी आवाज में एक ताकत थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। नदी के पानी में हलचल थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वाइन जनजाति के योद्धा अपने साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। बांस की नौकाएं धीरे धीरे नदी की धारा में बहने लगी और जियांग शुआन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। उसने सोचा, हम इस संकट का सामना करेंगे, चाहे जो भी हो। जैसे ही बांस की नौकाएं नदी में तैरने लगी, जियांग शुआन के मन में एक नई योजना आकार लेने लगी। उसने सोचा कि अगर मच्छर जनजाति ने उनका पीछा किया तो उन्हें एकजुट होकर लड़ना होगा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे कि उसने अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत किया हो। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर वे हमारी ओर आते हैं तो हमें एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। उसके शब्दों में एक गहरी गंभीरता थी जो सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा भर रही थी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनके दिलों में एक अद्भुत साहस का संचार हुआ। नदी के पानी में हलचल थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जियांग शुआन ने अपने साथियों को प्रेरित किया, हम डरने वाले नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने नदी पार की, जियांग शुआन ने देखा कि मच्छर जनजाति के योद्धा उनके पीछे आ रहे थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी और उन्होंने अपने हाथों में हथियार थाम लिए। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को तैयार होने का संकेत दिया। यह एक निर्णायक क्षण था और सभी ने एक साथ मिलकर अपनी ताकत को एकत्र किया। जियांग शुआन ने बांस की नाव को मजबूती से धकेलते हुए अपने साथियों को नदी पार करने के लिए निर्देशित किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी को दर्शाती थी। जल्दी करो, उसने ची शाओ को पुकारा, जो पीछे रहना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि समय बर्बाद करना खतरनाक होगा। चिंता मत करो, जियांग ने ची शाओ को आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया। बांस की नावें धीरे धीरे नदी के बीच की ओर बढ़ने लगी और पानी में मछलियों का झुंड इधर उधर तैरने लगा। छोटी बड़ी मछलियां नावों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, जैसे वे मानवों से डरती नहीं थी। लेकिन पानी में कुछ बड़े काले साए भी थे जो नावों के पास तैर रहे थे, जिससे नाव पर बैठे लोगों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। वे डर रहे थे कि कहीं ये साए अचानक हमला न कर दें। लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले बैच के 30 लोग सुरक्षित रूप से पार कर गए। जियांग का दिल हल्का हो गया, लेकिन तभी एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। बुरा हुआ, यह तो चिड़िया चोंच वाले मच्छरों का झुंड है। जियांग की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। जियांग शुआन ने नावों को तेजी से चलाने का आदेश दिया। बांस की नावें तेजी से पानी में लहराती हुई आगे बढ़ने लगी। नाविकों ने अपने पैडल को जोर से चलाया, जैसे वे किसी खतरनाक स्थिति से भाग रहे हों। फास्टर, इवन फास्टर, जियांग ने चिल्लाया। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। पीछे मच्छर जनजाति के लोग जो अपने हथियारों के साथ तैयार थे, तेजी से बांस के झोपड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। हवा में मच्छरों की भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी, जो एक डरावनी ध्वनि थी। चिशाओ ने जियांग की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? जियांग ने उसे आश्वस्त किया, हम पहुंचेंगे, बस विश्वास रखो। जैसे जैसे नावें आगे बढ़ी, पानी की लहरें उन पर चढ़ने लगी और नावों का हिलना डुलना एक रोमांचक अनुभव बन गया। मच्छरों का झुंड अब बांस की झोपड़ियों के ऊपर से उड़ रहा था और उनकी संख्या देखकर सभी की धड़कनें तेज हो गईं। मच्छर जनजाति के योद्धा बांस की झोपड़ियों में घुसने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा और उत्तेजना थी। हुआ वेन, जो जनजाति का नेता था, ने अपने साथियों को निर्देशित किया, जल्दी करो, इन लोगों को खत्म करो। लेकिन जब वे झोपड़ियों के अंदर पहुंचे तो उन्हें केवल जलती हुई आग और खाली बांस की झोपड़ियां मिली। यहाँ कोई नहीं है, एक योद्धा ने चिल्लाया। हुआ वेन की आंखों में क्रोध की लकीरें उभर आईं। हमारे पास धोखा दिया गया है, उसने गुस्से में चिल्लाया। उसके मन में एक गहरी निराशा थी। उसने झोपड़ी में एक जल चिकित्सा उपकरण को लात मारी, जिससे पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। यह दृश्य एक अजीब सा तनाव पैदा कर रहा था। सभी योद्धा एकत्र हुए और एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे वे समझ नहीं पा रहे हों कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमने यहाँ क्या किया? एक योद्धा ने पूछा। हुआ वेन ने गुस्से में कहा, हम इन लोगों को खोजेंगे। हुआ वेन ने अपने योद्धाओं को बांस के जंगल की ओर बढ़ने का आदेश दिया। वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी जो उन्हें आकर्षित कर रही थी। चलो जल्दी, उसने चिल्लाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बांस की झोपड़ियों के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, लेकिन यह शांति क्षणिक थी। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, उन्हें फिर से वही खाली झोपड़ी मिली। यहाँ क्या हो रहा है? हुआ वेन ने गुस्से में कहा। उसके चेहरे पर निराशा और भ्रम की भावना थी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और हुआ वेन ने देखा कि एक जल चिकित्सा उपकरण टूट गया है। यह क्या है? उसने चिल्लाया। उसके साथी भी चौंक गए। यह दृश्य एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था, जैसे कुछ अनजाना खतरा उनके चारों ओर मंडरा रहा हो। हुआ वेन ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और कहा, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन उसके मन में एक गहरी निराशा थी। उसने अपने साथियों की आंखों में देखा और उन्हें भी वही निराशा महसूस हुई। हमने जो योजना बनाई थी वह विफल हो गई, उसने कहा। सभी ने सिर झुका लिया। तभी एक हल्की हवा चली और बांस के पत्ते सरसराने लगे। यह एक अजीब सा अनुभव था, जैसे जंगल खुद उन पर हंस रहा हो। हुआ वेन ने गुस्से में कहा, हम फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी थी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्हें फिर से वही भिनभिनाहट सुनाई दी। यह मच्छरों का झुंड था जो उनकी ओर बढ़ रहा था। बच्चों, हुआ वेन ने चिल्लाया,
सभी ने तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर था। क्या वे बच पाएंगे? यह सवाल उनके मन में घूम रहा था। हुआ वेन का गुस्सा उसके चेहरे पर स्पष्ट था, जैसे वह किसी ज्वालामुखी की तरह फटने वाला हो। उसकी आंखों में आग थी और वह अपने हाथ में पकड़ी हड्डी की चाकू को कसकर पकड़ रहा था। यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। उसने अपने साथियों को निर्देश दिया, हम इन लता जनजातियों को नहीं जाने देंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो उसके इरादों को स्पष्ट कर रही थी। जब उसने देखा कि लता जनजाति के लोग बांस की नावों के सहारे नदी पार कर रहे थे, तो उसका दिल टूट गया। वह सोचने लगा कि क्या वह सही निर्णय ले रहा था, क्या वह वास्तव में उन्हें पकड़ सकता था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन गुस्से ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके साथी भी उसके पीछे थे, उनकी आंखों में वही आग थी। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, हुआ वेन ने अपने होठों को चिढ़ाते हुए एक हड्डी की सीटी निकाली और उसे जोर से बजाया। यह एक संकेत था, और जैसे ही सीटी की आवाज गूंज उठी, मच्छरों का एक बड़ा झुंड उनके ऊपर से उड़ता हुआ नदी के दूसरी ओर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही पानी में हलचल बढ़ी, हुआ वेन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। क्या यह जीव लता जनजाति के लिए मददगार था या फिर उनके लिए एक नया खतरा? हुआ वेन ने सोचा कि उसे तुरंत निर्णय लेना होगा। मच्छरों का झुंड अब तेजी से लता जनजाति की ओर बढ़ रहा था और हुआ वेन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अचानक एक और विशाल जीव पानी से बाहर निकला और उसके पीछे एक और फव्वारा उठा। यह जीव मच्छरों को पकड़ने के लिए तैयार था। हुआ वेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सब एक योजना थी? उसने सोचा। क्या यह जीव वास्तव में लता जनजाति को बचाने आया था या यह मच्छरों के साथ मिलकर उन पर हमला करने वाला था? नदी की सतह पर अब कई जीव उभरने लगे थे और हुआ वेन ने महसूस किया कि यह एक अद्भुत और खतरनाक स्थिति थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत एक कदम उठाना था। हुआ वेन ने देखा कि नदी के किनारे पर मच्छरों और विशाल जीवों के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। पानी में हलचल और उथल-पुथल थी, जैसे एक युद्ध चल रहा हो। मच्छर, जो पहले से ही लता जनजाति के लिए एक खतरा थे, अब इन विशाल जीवों के लिए भी शिकार बन गए थे। हुआ वेन ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि उन्हें पीछे हटना चाहिए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। क्या यह जीव वास्तव में लता जनजाति की रक्षा कर रहा था? क्या यह उनकी मदद करने आया था? जैसे ही वह सोच रहा था, एक और विशाल जीव पानी से बाहर निकला और उसने एक मच्छर को अपने मुंह में दबोच लिया। यह दृश्य हुआ वेन के लिए एक अद्भुत अनुभव था। वह समझ गया कि इस संघर्ष में केवल मच्छर ही नहीं, बल्कि जीव भी अपनी शक्ति दिखा रहे थे। नदी की सतह पर अब कई जीव उभरने लगे थे और हुआ वेन ने महसूस किया कि यह एक अद्भुत और खतरनाक स्थिति थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत एक कदम उठाना था। जैसे ही जियांग शुआन ने जल बिच्छू की भयानकता को देखा, उसके मन में एक अजीब सी खुशी का अनुभव हुआ। ये खुशी उस समय और भी बढ़ गई जब उसने सोचा कि ये जीव शायद उस विशाल ड्रैगनफ्लाई के वंशज हैं, जो पिछले सर्दियों में मरा था। उसके मन में विचार आया कि जीवन का चक्र कैसे चलता है और कैसे एक जीव दूसरे जीव के जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी हुआ वेन ने फिर से हड्डी की सीटी बजाई, जिससे जियांग शुआन की सोच की धारा टूट गई। मच्छरों की बचे खुचे झुंड ने सीटी की आवाज सुनते ही तेजी से वापस लौटने की कोशिश की। उनके छोटे छोटे पंखों की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई संगीत हो। मच्छरों का यह डरावना पलायन देख जियांग शुआन ने महसूस किया कि ये जीव कितने असुरक्षित हैं। जल बिच्छू, जिनका मुख्य उद्देश्य मच्छरों को शिकार बनाना था, अब अपने लक्ष्य को खो चुके थे। जैसे ही मच्छर वापस लौटने लगे, जल बिच्छू धीरे धीरे पानी में डूबने लगे, जैसे वे अपने अगले भोजन का इंतजार कर रहे हों। जियांग शुआन ने देखा कि मच्छर कितनी तेजी से लौट रहे थे। उनकी आंखों में भय और चिंता का मिश्रण था। हुआ वेन की आंखों में गुस्सा और निराशा का भाव था, क्योंकि उसने न केवल वाइन जनजाति को पकड़ने में असफलता पाई, बल्कि अपने कई मच्छरों को भी खो दिया। उसके रक्त में उबाल आ रहा था, नसें फटने के कगार पर थीं और वह लगभग पुरानी रक्त को थूकने वाला था। यह एक ऐसा क्षण था जब उसकी हार की भावना ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। हुआवेन और उसके योद्धा वाइन जनजाति के वेदी की ओर बढ़ रहे थे। उनके दिलों में एक अद्भुत उत्साह था। जैसे जैसे वे बांस के जंगल से गुजरते गए, चारों ओर की हरियाली और ताजगी ने उन्हें घेर लिया। बांस की पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जब वे वेदी के पास पहुंचे तो उनकी आंखें उस विशाल वेदी पर टिकी रह गईं, जो फूलों, पक्षियों, कीड़ों और मछलियों के नक्काशियों से सजी हुई थी। 3 बड़े बर्तन वहां रखे थे, जो उनकी सुंदरता और आकार में अद्वितीय थे। हुआवेन की आंखों में चमक आ गई। ये सच में अच्छे सामान है, उसने कहा। उसके पास खड़ा एक योद्धा बोला, किसी छोटे जनजाति से इतनी बड़ी वेदी और बर्तन की उम्मीद नहीं थी। हुआवेन ने उपहास करते हुए कहा, अब ये 3 बड़े बर्तन हमारे हैं, इन्हें ले चलो। उसके आदेश पर मच्छर जनजाति के योद्धा तुरंत वेदी पर चढ़ गए और 3 बड़े बर्तन नीचे उतारने लगे। उनकी आंखों में विजय का उत्साह था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा खजाना पाया हो। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा बर्तनों को नीचे उतार रहे थे, हवा में एक उत्साह भरा हुआ था। हुआवेन ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे अपने योद्धाओं के चेहरों पर गर्व और संतोष का भाव दिखाई दिया। आग की लपटें अभी भी पीछे जल रही थी और उन जलते हुए घरों की गंध हवा में फैली हुई थी। यह गंध उनके लिए विजय का प्रतीक बन गई थी। हुआवेन ने सोचा, आज हम इस जनजाति को सबक सिखा देंगे। उसके मन में प्रतिशोध की भावना और भी प्रबल हो गई। जैसे ही उन्होंने बर्तनों को अपने कंधों पर लादना शुरू किया, हुआवेन ने अपने योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए कहा, चलो जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने लगे, हुआवेन ने सोचा कि यह केवल शुरुआत है, उनकी विजय का जश्न अभी बाकी था। जंगल के भीतर मच्छर जनजाति के योद्धा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके दिलों में विजय का उत्साह और प्रतिशोध की भावना थी। हुआवेन ने अपने साथियों से कहा, हमने आज जो हासिल किया है वह इस जनजाति के लिए एक चेतावनी है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और सभी ने सहमति में सिर हिलाया।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए जंगल की हरियाली ने उन्हें घेर लिया और पक्षियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। लेकिन उनके मन में एक गहरा गुस्सा था जो उन्हें और भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अचानक एक योद्धा ने कहा, मुखिया, हमें और भी बर्तन चाहिए। हुआ वैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें और खजाना चाहिए। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा जंगल से बाहर निकले, उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक नई ऊर्जा महसूस की। हुआ वेन ने अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए कहा, हमारी विजय का जश्न मनाने का समय आ गया है। उसकी आवाज में एक जोश था जो सभी को प्रेरित कर रहा था। उन्होंने अपने बर्तनों को एकत्रित किया और अपने शिविर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे चलते गए, आग की लपटों की गंध और जलते हुए घरों की यादें उनके मन में ताजा हो गई। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई कहानी की शुरुआत। हुआ वेन ने कहा, आज हम इस जनजाति को कभी नहीं भूलेंगे। उसकी आंखों में प्रतिशोध की चमक थी और उसके योद्धा एकजुट होकर उसकी बातों पर सहमति जताते रहे। जैसे ही वे अपने शिविर के करीब पहुंचे, उनकी आंखों में विजय का गर्व था और उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने की खुशी को महसूस किया। सुंदर मिट्टी के बर्तन देखकर मच्छर जनजाति के लोग खुशी से झूम उठे। ये बर्तन उनके लिए केवल एक साधारण वस्तु नहीं थे, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष पर रकन थे। उन्होंने इन बर्तनों को मेरे लिए काट दो। जी हाँ, मच्छर जनजाति के योद्धाओं का एक समूह तुरंत दौड़ पड़ा। उनके हाथों में पत्थर की छुरियां और कुल्हाड़ियां थी। उन्होंने उन मोटे टोटेम पोलों को गिराना शुरू किया, उन्हें काटते हुए और नष्ट करते हुए। हुआ वेन की संतोष की भावना अभी भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने वेदी पर दर्जनों बार वार किया, वाइन जनजाति के टोटेम पैटर्न को विकृत करते हुए। अंत में उसकी नजर विशाल प्राचीन बेल पर पड़ी जो पत्थर के पहाड़ को लपेटे हुए थी। यह विशाल बेल उनकी जनजाति का रक्षक देवता होना चाहिए। जाओ, बेल को काट दो, उन्हें निराशा का अनुभव करने दो। अगर यह कोई डरावना जानवर का टोटेम देवता होता तो हुआ वेन जितनी दूर भाग सकता था भाग जाता, लेकिन यह तो बस एक बेल थी और यहाँ उनके विनाश के बावजूद प्राचीन बेल अचल रही। इसलिए हुआ वेन के दिल में बुराई का भाव जाग उठा। वह उस प्राचीन बेल को काटना चाहता था ताकि वाइन जनजाति के लोग अपनी आस्था खो दें और निराशा का अनुभव करें। टूट लेकिन जब पहले मच्छर जनजाति के योद्धा ने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी प्राचीन बेल पर जोर से चलाई तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल पत्थर को काट रहा हो, न कि एक बेल को। प्राचीन बेल की छाल सुरक्षित रही, जबकि प्रतिकूलता ने उसके हाथ को सुन्न कर दिया। क्या तुमने खाना नहीं खाया? हुआ वेन की आंखों में एक अद्भुत चमक थी जब उसने उन टोटेम पोलों को गिरते हुए देखा। हर एक पोल के गिरने के साथ उसके दिल में विजय की एक नई लहर दौड़ गई। मच्छर जनजाति के योद्धा जो उत्साह से भरे हुए थे अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके पत्थर के औजारों की आवाज जो पोलों पर चोट कर रही थी, एक प्रकार की संगीत की धुन बन गई थी। हवा में एक गंध थी मिट्टी और लकड़ी की जो इस विजय के उत्सव को और भी मधुर बना रही थी। हुआवेन ने देखा कि कैसे उसके आदेश पर योद्धा काम कर रहे थे और उसकी संतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसकी संतोष की भावना तब तक पूरी नहीं हुई जब तक उसने वेदी पर वार नहीं किया। उसने अपने औजार को ऊपर उठाया और फिर से वार किया, हर बार उस बैल के पास पहुंचते हुए जो उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। यह बैल तो केवल एक साधारण बैल है, उसने सोचा, लेकिन इसे काटने से वाइन जनजाति की आस्था को तोड़ना होगा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी, जैसे वह किसी महान कार्य को अंजाम देने जा रहा हो। जैसे ही उसने बैल की ओर देखा, उसे लगा कि वह एक विशालकाय पत्थर को काट रहा है। उसकी छाल इतनी कठोर थी कि उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। क्या यह सच में एक बैल है? उसने खुद से पूछा। वो अवेन ने अपने साथी योद्धा को एक तरफ धकेलते हुए अपने पत्थर के कुल्हाड़ी को थाम लिया। उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति की चमक थी, जैसे वह 3 रंग के योद्धा की शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए हो। उसने कुल्हाड़ी को प्राचीन बैल पर जोर से swung किया। क्रैक की आवाज सुनाई दी, लेकिन कुल्हाड़ी का हैंडल टूट गया और कुल्हाड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा चटक कर गिर गया। प्राचीन बैल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वह स्थिर रही। हुआ वेन ने अचानक एक भयावह आभा का अनुभव किया जो उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। उसने सिर उठाकर विशाल प्राचीन बैल की ओर देखा और उसके शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। उसके सिर की त्वचा में झुनझुनी सी महसूस हुई। छोड़ दो, चलो यहाँ से चलते हैं, वे तो आसानी से निकल गए हैं। हुआ वेन ने यह कहते हुए अपने साथियों के साथ मच्छर जनजाति के योद्धाओं के साथ 3 बड़े बर्तन उठाए और बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से निकल गया। जैसे ही हुआ वेन और उसके लोग वहां से चले गए, भयावह आभा फिर से कम हो गई और प्राचीन बैल धूप में नहाते हुए हल्की हवा में अपनी कोमल शाखाओं को लहराने लगी। फेयू नदी के पार जियांग शुआन और उसके साथी जंगल में छिपे हुए थे, लगातार दूसरी ओर की जनजाति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जैसे ही उन्होंने ऊंची लपटें देखी, उनके दिलों में एक गहरी आग भड़क उठी। यह स्पष्ट था कि मच्छर जनजाति के योद्धा उनके घर को जला रहे थे। सभी के चेहरे पर गहरी चिंता और क्रोध की छाया थी। नानशिंग, जो जियांग शुआन के पास बैठा था, ने पूछा, मुखिया, हम कब वापस जा सकते हैं? जियांग शुआन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मच्छर जनजाति के लोग चालाक हैं, हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित है। जियांग शुआन के शब्द सुनकर सभी का मन और भी भारी हो गया। एक वॉन्डरर ने चुपचाप कहा, आखिरकार एक घर था जहाँ रोज खाने को कुछ था और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। उसके शब्दों में एक गहरी उदासी थी। एक वॉन्डरर ने चुपचाप कहा, मैंने घर के कोने में कुछ सामान छिपा रखा था, वो अब जल गया होगा। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी, जैसे वो अपने खोए हुए सपनों का शोक मना रहा हो। अब हम क्या करेंगे? एक महिला वॉन्डरर जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी, धीरे धीरे रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके चेहरे पर बह रहे थे और उसके दिल में एक गहरी पीड़ा थी। यह दृश्य सभी के दिलों को छू गया। जंगल की शांति में उसकी चीत्कार गूंज उठी, जैसे कि प्रकृति भी उसकी पीड़ा को समझ रही हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा
उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सहानुभूति और समर्थन था। यह एक कठिन समय था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे। जंगल की गहराई में जियांग शुआन ने अपने साथियों को एकत्र किया। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उन्हें एकजुट कर रहा था। हम इस स्थिति का सामना करेंगे, उसने कहा। हमारे पास एक योजना होनी चाहिए। हमें अपने घर को फिर से प्राप्त करना होगा। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे जानते थे कि यह समय हार मानने का नहीं है। एक वॉन्डरर ने कहा, हमारे पास एकजुटता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन वे एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। सभी ने अपने अपने विचारों में खोकर अपनी खोई हुई चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। एक वॉन्डरर ने कहा, हमारे पास एक घर था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों में एक नई आशा का संचार हुआ। जियांग शुआन ने कहा, हम अपने घर को फिर से बनाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगा, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एकजुटता का एक नया संकल्प लिया। यह एक नई शुरुआत थी और वे जानते थे कि वे एक साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जल की धारा के पार आग की लपटें आसमान को चीरते हुए ऊंची उठ रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि वहां खड़े लोग अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। ची शाह और जियांग शुआन ने अपने दिल की गहराइयों से आवाज उठाई, रोना बंद करो। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो सभी को चौंका गई। उसने देखा कि लोग उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नई उम्मीद भी झलकने लगी थी। जियांग शुआन ने कहा, घरों का नष्ट होना कोई अंत नहीं है, हम उन्हें फिर से बना सकते हैं। हमारे पास एकजुटता है और जब तक हम यहाँ हैं, हमारी जनजाति जीवित रहेगी। उसने अपने शब्दों में एक दृढ़ता भरी और कहा, हमारे पास वाइन भगवान है। जब वह सफल होगा, हमारी जनजाति और भी मजबूत बन जाएगी। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। चीशाओ ने भी आगे बढ़कर कहा, हमारे नेता सही हैं। जब वाइन भगवान सफल होगा, हम निश्चित रूप से मच्छर जनजाति से प्रतिशोध लेंगे। इस पर एक योद्धा ने उत्साह से चिल्लाया, प्रतिशोध। और उसके बाद और लोग भी उठ खड़े हुए, एक स्वर में चिल्लाते हुए, प्रतिशोध। जिजान ने जब देखा कि लोगों का मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसने तुरंत उन्हें काम में जुट जाने के लिए प्रेरित किया। बारिश की गर्मी में बिना घरों के रहना कठिन था। उसने कहा, चलो हम पेड़ काटते हैं और बेले इकट्ठा करते हैं ताकि हम जल्दी से अपने लिए नए घर बना सकें। उसकी आवाज में एक उत्साह था जो सभी को प्रेरित कर रहा था। लोग एकजुट होकर काम करने लगे, जैसे कि प्रतिशोध की आग उनके दिलों में जल रही हो। हर कोई अपने अपने काम में जुट गया। कुछ लोग पेड़ काटने लगे तो कुछ बेले इकट्ठा करने लगे। जंगल की हरियाली में उनकी मेहनत की आवाजें गूंज रही थी। जियांग शुआन ने देखा कि लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जैसे कि वे अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए लड़ रहे हों। उन्होंने कुछ लोगों को जंगली सब्जियां इकट्ठा करने और दूसरों को शिकार पर भेजने का निर्देश दिया। जंगल के दूसरी ओर खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं थी। जियांग शुआन के नेतृत्व में सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था। जंगल में काम करते हुए जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा। लोग मेहनत कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं, लेकिन किसी ने भी परवाह नहीं की। उनके दिलों में प्रतिशोध की भावना ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। जियांग शुआन ने सोचा कि यह समय है जब उन्हें अपनी जनजाति की ताकत को पहचानना होगा। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जैसे कि वे एक परिवार हों। जियांग शुआन ने देखा कि कैसे हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और यह देखकर उसके दिल में गर्व की भावना जाग उठी। उसने सोचा कि यह कठिनाई उन्हें और भी मजबूत बनाएगी। दक्षिणी वन में जहाँ लता जनजाति का बसेरा था, हुआवेन ने अपने लोगों के साथ एक गुप्त स्थान पर छिपने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वे थोड़ी देर और इंतजार करें, राजस्व जब्ती के लोग भूखे रह जाएंगे। हुआवेन की वापसी के बाद भी लता जनजाति के सदस्य नहीं लौटे। जियांग शुआन को यह अच्छी तरह से पता था कि इस समय कोई भी लापरवाही भयानक परिणाम ला सकती है। उनका घर जल चुका था और नदी के उस पार बहुत सारा खाना था, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वे थोड़ी देर और इंतजार करें, खासकर जब तक दिव्य लता का थूपो न हो जाए। जियांग शुआन ने यह भी सोचा कि उसे नदी के पार के जंगल की खोज करनी चाहिए, यह देखने के लिए कि वहाँ कितनी उपयोगी संसाधन है। भविष्य में जब लता जनजाति की संख्या बढ़ेगी तो शायद कुछ लोग यहाँ स्थायी रूप से रहने लगेंगे और उनका क्षेत्र बढ़ेगा। इस तरह 1 महीने का समय चुपचाप बीत गया। लता जनजाति ने नदी के उस पार अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। न केवल कई घर बनाए थे, बल्कि कई नए खाद्य पौधे भी खोजे थे और खेती के लिए भूमि खोल दी थी। इस गति से भले ही वे पत्थर के पहाड़ के नीचे वापस न लौटे, वे यहाँ जीवित रह सकते थे, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी वापस जाना चाहते थे। विशेष रूप से गणसोंग, जो लगातार बांस की नाव लेकर फसलों की स्थिति देखने की बात करता था। इतने लंबे समय तक प्रबंधन के बिना खेतों में निश्चित रूप से घास उगाई होगी। दुर्भाग्य से जियांग शुआन उसे वापस जाने नहीं देता था, इसलिए गणसोंग के पास नए कृषि भूमि को खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि वह लगातार चिंतित रहता था और कभी कभी नदी के पार की ओर देखता था। 1 महीने का समय बीत गया और लता जनजाति ने नदी के उस पार अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। उन्होंने न केवल कई घर बनाए थे, बल्कि नए खाद्य पौधों की खोज भी की थी। जियांग शुआन ने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ और उसे महसूस हुआ कि यह मिट्टी उनके भविष्य का प्रतीक है। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, यह हमारी मेहनत का फल है। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो हम यहाँ एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उसके शब्दों में एक नई आशा थी जो सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा भर रही थी। गणसोंग ने उत्साह से कहा, हमें बांस की नाव बनानी चाहिए और फसलों की स्थिति देखने के लिए नदी के पार जाना चाहिए। लेकिन जियांग शुआन ने उसे
रोका, नहीं, हमें धैर्य रखना होगा। अगर हम जल्दी गए तो हमें नुकसान हो सकता है। गन सॉन्ग के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन जियांग शुआन की दृढ़ता ने उसे फिर से प्रेरित किया। उन्होंने एक नई योजना बनाई और सभी ने मिलकर नए खेतों को खोलने का काम शुरू किया। इस समय हुआवेन ने अपने लोगों को वहां 2 बार ले जाया, लेकिन दोनों बार वे खाली हो गए थे और कुछ छोटे शिकार पकड़े गए थे। बुरा नहीं है, चलो इन्हें वापस ले चलते हैं। जियांग शुआन एक शिकार को उठाए हुए था, जब अचानक आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठा हो गए और एक तेज हवा चलने लगी। बारिश होने वाली है, जल्दी चलो। गर्मियों की गरजती बारिश तेजी से आती है और जियांग शुआन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह और अन्य लोग जल्दी से भागने लगे, भीगने से बचने के लिए। हालांकि उनकी शारीरिक स्थिति मजबूत थी। बूम 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 क्रैक। आज के बादल असाधारण रूप से घने थे, बिजली चांदी के सांपों की तरह नाच रही थी और हवा गरज रही थी। हालांकि अपेक्षित भारी बारिश नहीं आई, न ही हल्की बूंदाबांदी। जब वे अपनी नई बनाई गई झोपड़ियों की ओर लौटे तो उन्होंने देखा कि पत्थर पर्वत की दिशा में अचानक अंतहीन हरी रोशनी आसमान में उठ रही थी। यह बेल देवता है। बेल देवता सफलता की ओर बढ़ रहा है। शीशाओ उत्सुकता से दरवाजे पर खड़ा था, पत्थर पर्वत की दिशा में ध्यान से देख रहा था। जियांग शुआन ने शिकार को नीचे रखा और चीशाओ के पास जाकर ऊपर घने बादलों को कुछ चिंता के साथ देखने लगा। यदि दिव्य बेल सफल होती है तो यह सभी के लिए एक खुशी का अवसर होगा, लेकिन यदि यह विफल होती है तो वे वास्तव में अपने निवास स्थान पर लौटने में लंबे समय तक असमर्थ हो सकते हैं। अन्य लोग भी बेहतर दृश्य पाने के लिए कूद पड़े, नर्वस और उम्मीद से भरे हुए। जियांग शुआन और उसके साथी बारिश की आशंका के बीच तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी जो उनके पसीने से तर शरीर को छू रही थी। जैसे जैसे वे अपने घरों की ओर बढ़ते गए, बादलों की गरज और भी तेज होती गई। जियांग शुआन ने अपने साथी को आवाज दी, जल्दी करो, हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। उनकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, जैसे कि आसमान भी उनकी मनोदशा को समझ रहा हो। अचानक एक तेज आवाज आई, बूम। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि सभी लोग ठिठक गए। जियांग शुआन ने देखा कि आसमान में बिजली की एक चमक ने सब कुछ रोशन कर दिया था। यह क्षण एक अद्भुत और डरावनी सुंदरता का मिश्रण था। उन्होंने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो उनकी छाती में तेजी से चल रही थी। जैसे ही वे अपने घरों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहले से ही वहां इकट्ठा हो चुके थे। उनकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। क्या तुमने देखा? एक व्यक्ति ने पूछा। बेल देवता की रोशनी। सभी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जियांग शुआन के मन में एक अनजानी आशंका थी। क्या यह सच में एक शुभ संकेत था या फिर कुछ और? आसमान में घने बादल और भी गहरे होते जा रहे थे, जैसे कि कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जैसे ही जियांग शुआन ने अपने घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा था। बाहर की दुनिया में गरजती हुई बिजली और तेज हवा का शोर था, लेकिन अंदर सब कुछ शांत था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एकजुट होकर बैल देवता की सहायता करनी होगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। जियांग शुआन ने आगे बढ़कर एक प्राचीन बैल की मूर्ति की ओर इशारा किया, जो उनके गांव के केंद्र में स्थित थी। यह हमारी पहचान है, हमें इसे बचाना होगा। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक से एक और गरज सुनाई दी। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कि वे किसी बड़े संकट का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। जियांग शुआन ने अपनी आवाज को ऊंचा किया, हम एक परिवार हैं और हमें एक साथ रहना होगा। उसकी बातों ने सभी को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने एकजुट होकर बैल की मूर्ति के चारों ओर एक चक्र बना लिया और एक साथ प्रार्थना करने लगे। उनकी आवाजें एक साथ मिलकर एक मधुर संगीत की तरह गूंजने लगी, जो आसमान में गरजती हुई बिजली के साथ मिलकर एक अद्भुत सामंजस्य बना रही थी। जैसे ही प्रार्थना का समय समाप्त हुआ, जियांग शुआन ने देखा कि आसमान में बादल धीरे धीरे छटने लगे हैं। एक अद्भुत दृश्य सामने आया, जैसे कि बेल देवता ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया हो। अचानक एक सुनहरी रोशनी ने पूरे गांव को भर दिया। लोग चकित होकर आसमान की ओर देखने लगे, जैसे कि कोई दिव्य शक्ति उनके बीच आ रही हो। जियांग शुआन के दिल में एक नई आशा जागी। उसने अपने साथियों से कहा, देखो, यह हमारी मेहनत का फल है। सभी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन तभी एक और गरज सुनाई दी और बादल फिर से घने हो गए। जियांग शुआन ने चिंतित होकर कहा, हमें तैयार रहना होगा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके शब्दों में एक नई ताकत थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। लोग फिर से एकजुट हुए और उन्होंने अपनी आंखें आसमान की ओर लगा दी। जैसे जैसे सुनहरी रोशनी बढ़ती गई, उनके दिलों में एक अद्भुत विश्वास जागने लगा। हमारे देवता हमारे साथ हैं। उन्होंने एक साथ चिल्लाया और यह आवाज आसमान में गूंजने लगी। सॉन्ग की आंखों में चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। जैसे ही उसने दिव्य लता के चारों ओर फैलती हरी रोशनी को देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या यह सच में सफल होगा? उसने खुद से पूछा। ताजियाओ, जो उसके बगल में खड़ा था, उसके चेहरे पर चिंता की छाया देख रहा था। जैसे ही दिव्य लता ने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना शुरू किया, स्टोन माउंटेन की चोटी पर एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। लताओं का हिलना, जैसे वे एक विशाल जीवित प्राणी हो, ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अचानक एक तेज आवाज आई, बूम, और एक बिजली की चमक ने आसमान को चीर दिया। यह दृश्य इतना भव्य था कि आसमान में चमकती बिजली ने सब कुछ रोशन कर दिया। जानवरों की चीखें और चिल्लाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। गानसोंग ने अपने कानों में गूंजती हुई आवाजों को सुना और उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। क्या होगा अगर यह विफल हो गया? उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, लेकिन दाजियाओ ने उसे आश्वस्त किया, हमें विश्वास रखना चाहिए, यह लता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही उन्होंने दिव्य लता को देखा, उसकी हरी रोशनी ने उन्हें एक नई आशा दी। अचानक एक और बिजली की चमक ने दिव्य लता को छुआ और उसने एक बार फिर से अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। यह एक अद्भुत क्षण था, जैसे कि प्रकृति ने खुद को एकजुट किया हो। गानसोंग ने महसूस किया कि यह केवल एक लता नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन
की आशा है। दिव्य बेल ने अपनी अद्वितीय शक्ति से आसमान से गिरने वाली बिजली को अपने अंदर समेट लिया। उसकी हरी चमक धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जब उसने लगातार 5 बार बिजली के प्रहार को सहा, उसके कई तने काले पड़ गए और पहाड़ की चोटी में गहरी दरारें पड़ गईं। लेकिन तभी जैसे जैसे आसमान में गरजती बिजली की आवाज कम होने लगी, एक बूंद बारिश की बादलों से गिरी और दिव्य बेल के एक पत्ते पर ठहर गई। फिर तो जैसे बारिश का एक झरना ही फूट पड़ा, बूंदें तेजी से गिरने लगी और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। यह बारिश दिव्य बेल के लिए एक नई जिंदगी लेकर आई। थकी हुई बेल ने बारिश को अपने अंदर समेटा और फिर से जीवंत हो उठी। उसकी सभी शाखाएं और पत्ते पूरी तरह से फैल गए, जैसे जीवन की नई किरणें उन पर बिखर गई हों। बारिश में उसकी जड़ें और गहरी होती गईं और बेल का शरीर मोटा होता गया। उसकी हरी चमक फिर से तेज हो गई, पहले से भी अधिक जीवन। तभी एक मोटा तना हवा में लहराया, जिससे एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई। नदी के पार ची शाओ ने उत्साह से चिल्लाया, वेल गॉड ने सफलता प्राप्त की। जियांग शुआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से चिल्लाया, यह अद्भुत है। उसकी आवाज में उत्साह की एक लहर थी, जैसे वह अपनी सारी भावनाएं आसमान में उड़ा देना चाहता हो। वेल गॉड ने सफलता प्राप्त की, उसने फिर से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। नदी के किनारे पर खड़े लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए खुशी के मारे उछलने लगे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। मुखिया, मुखिया, हम कब लौट सकते हैं? गणसोंग बारिश में दौड़ते हुए जियांग शुआन के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दिव्य बेल ने सफलता प्राप्त की है। अब हमें मच्छर जनजाति के हमले का डर नहीं है। हम लौटेंगे जब बारिश बंद होगी। गणसोंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह उत्साह से बोला, अच्छा, अच्छा, शानदार। गनसोंग की खुशी इतनी अधिक थी कि वह यह नहीं जानता था कि क्या कहे। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अपने खेतों की स्थिति के बारे में। क्या मच्छर जनजाति ने उन्हें नुकसान पहुंचाया? क्या वहां घास उगाई है या जंगली जानवरों ने उनकी फसलें खा ली हैं? उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। 1 घंटे बाद जब सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांकने लगी, तो वाइन जनजाति ने अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया। हर कोई उत्साह में था, जैसे वे अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हों। दिव्य बेल ने आकाश की ओर पुकारा, मैंने सफलता प्राप्त की। महीने की वोट कहाँ है? उसकी आवाज में गर्व और आत्मविश्वास था। यह एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर बिखरने लगीं, वाइन जनजाति के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा थी, जैसे उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। हर कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था। उनकी आंखों में चमक थी। बारिश की बूंदों ने उनके कपड़ों को भिगो दिया था, लेकिन किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। हम घर लौट रहे हैं, एक युवा लड़के ने खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अद्भुत उत्साह था। सभी ने एक साथ मिलकर गाना शुरू किया, जैसे वे अपने घर की ओर लौटते हुए एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हों। दिव्य बैल ने भी जैसे अपनी खुशी का इजहार किया, उसकी हरी चमक और भी तेज हो गई। यह एक महाकवि की तरह था, जो अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हो। अब्बासी की इस यात्रा में हर कदम पर खुशी और उत्साह का अनुभव हो रहा था। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। क्या तुमने देखा? दिव्य बैल ने हमें बचा लिया, एक महिला ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। हर कोई एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहा था, जैसे वे एक परिवार की तरह थे। जैसे जैसे वे अपने गांव के करीब पहुंच रहे थे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। हम घर पहुंचने वाले हैं, एक औरत ने चिल्लाया, और सभी ने एक साथ मिलकर ताली बजाई। दिव्य बैल की शक्ति ने उन्हें एकजुट किया था, और अब वे अपने घर लौटने को तैयार थे। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी थी, जो उन्हें एक नई पहचान दे रही थी। गानसोंग ने खेतों में प्रवेश करते ही अपने चारों ओर की हरियाली को महसूस किया। हल्की सी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और मिट्टी की खुशबू उसके नथुनों में समा गई थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ, और उसे लगा जैसे वह अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से छू रहा है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह अपने सपनों को साकार होते देख रहा हो। उसने घास को खींचते हुए अपने हाथों में मिट्टी की ठंडक महसूस की, और हर बार जब वह घास को खींचता तो उसके मन में एक नई आशा का संचार होता। यहाँ की फसलें ठीक हैं, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है, उसने सोचा। जियांग शुआन और ची शाओ बांस के जंगल की ओर बढ़ते हुए गानसोंग की मेहनत को देखकर मुस्कुराए। जियांग शुआन ने कहा, देखो, गानसोंग ने तो खेती का जुनून ही पकड़ लिया है। ची शाओ ने हंसते हुए कहा, हाँ, लगता है उसे खेती से प्यार हो गया है। इस बीच खेतों में हलचल थी। पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती हुई नदी की लहरों की आवाज ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। गानसोंग ने अपने हाथों से घास को खींचते हुए अपने मन में एक नई कहानी लिखने की कल्पना की। जियांग शुआन ने खेतों की ओर बढ़ते हुए गानसोंग की मेहनत को देखा, और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, यह आदमी सच में कृषि के प्रति समर्पित हो गया है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नजर एक भूमि पर पड़ी जहां 6 पौधे खड़े थे। उसने ध्यान से देखा और पाया कि लाल क्रिस्टल चावल के पौधे उगाए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसने खुद से कहा। जियांग शुआन ने अपने हाथों को अपने दिल पर रखा और एक पल के लिए रुका। उसे अपने प्रयासों का फल दिख रहा था। उसने सोचा, यहाँ की मिट्टी में कुछ खास है। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, आओ देखो, ये पौधे कितने सुंदर हैं। उसके दोस्तों ने भी उसकी खुशी में शामिल होते हुए पौधों की तारीफ की। वातावरण में एक उत्साह था, जैसे सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की हो। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह सिर्फ फसल नहीं थी, बल्कि यह उनकी मेहनत और उम्मीदों का प्रतीक थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, खेतों में काम करते हुए सभी ने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। सूरज की किरणें खेतों पर सुनहरी छटा बिखेर रही थीं। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमने जो मेहनत की है उसका फल हमें जरूर मिलेगा। गानसोंग ने सहमति में सिर हिलाया।
हाँ, यह हमारी मेहनत का परिणाम है। ची शाओ ने कहा, हम सब ने मिलकर इसे संभव बनाया है। जैसे जैसे सूरज अस्त हो रहा था, खेतों में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो रहा था। पक्षियों की चहचहाट और हल्की हवा की सरसराहट ने वातावरण को और भी मधुर बना दिया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि यह सिर्फ खेती नहीं, बल्कि उनकी एकता और मेहनत का प्रतीक था। जियांग शुआन ने कहा, हमारी मेहनत हमें एक नई दिशा में ले जाएगी। सभी ने एक साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने की कसम खाई। यह एक नई शुरुआत थी, जहां हर एक पौधा उनके संघर्ष और उम्मीदों का प्रतीक बन गया था। जैसे ही लोग खंडहरों में खुदाई करने लगे, जियांग शुआन ने देखा कि कुछ लोग एक बड़े पत्थर के नीचे खुदाई कर रहे थे। वह उनके पास गया और देखा कि वे एक सुरंग के प्रवेश द्वार के संकेतों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। क्या यह सच में वही सुरंग है? क्या उनकी खोई हुई चीजें वास्तव में यहाँ होंगी? उसने खुद को प्रोत्साहित किया और उन लोगों के साथ मिलकर खुदाई करने लगा। मिट्टी की गंध और पत्तियों की खुशबू हवा में बसी हुई थी, जो उसे एक नई ऊर्जा दे रही थी। जैसे जैसे वे खुदाई कर रहे थे, मिट्टी के टुकड़े उड़ रहे थे और चारों ओर धूल उठ रही थी। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी। जैसे ही उसने एक चमकती हुई चीज देखी, यह क्या है? उसने चिल्लाया। सभी लोग उसकी ओर मुड़ गए, उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। जियांग शुआन ने उस चीज को बाहर निकाला और देखा कि यह एक पुरानी मिट्टी की बर्तन थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हमने इसे पाया, उसने खुशी से कहा। यह देखकर सभी लोग उत्साहित हो गए। जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। गांव के जलते हुए घरों के खंडहरों के बीच एक गहरी उदासी का माहौल था। हर कोई उस सुरंग के स्थान को याद कर रहा था, जो उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी। जब पहली बार सुरंग का प्रवेश द्वार खोला गया, तो वहां से मिट्टी और पत्थरों को हटाने में काफी मेहनत लगी। जैसे ही सुरंग का मुंह खुला, वाइन जनजाति के योद्धाओं ने अंदर से कई औजार, बर्तन और अन्य वस्तुएं निकाली। यह दृश्य गांव के लोगों के लिए एक उत्सव का कारण बन गया। उनकी खुशी की आवाजें आसमान में गूंज उठी। सुरंग के अंदर रखे कंदमूल अभी भी ताजे थे और अधिकांश खाने के लिए उपयुक्त थे, लेकिन कुछ खाद्य सामग्री सड़ चुकी थी, जिससे सबको दिल का दर्द हुआ। यह उनके लिए एक गहरी संवेदना का क्षण था, क्योंकि वे भूख के डर से हमेशा जूझते रहे थे। जैसे जैसे और सुरंगें खोली गई, सब कुछ बाहर निकाला गया। एक बड़ा बर्तन, जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता था, भी निकाला गया। यह वस्तु बहुत अच्छी तरह से छिपाई गई थी। जब सब कुछ बाहर आ गया, तो जियांग शुआन ने तुरंत सभी को खंडहरों को साफ करने और अस्थायी आश्रय बनाने का आदेश दिया। यह आश्रय उन्हें हवा और बारिश से बचाने के लिए था। जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तो वे पहले से अधिक मजबूत घर बनाएंगे। जियांग शुआन ने जब देखा कि गांव के लोग कितनी मेहनत से खंडहरों को साफ कर रहे हैं, तो उसके दिल में गर्व का अनुभव हुआ। लेकिन तभी शीक्यू ने चिंतित चेहरे के साथ दौड़ते हुए उसके पास आकर कहा, मुखिया, मच्छर जनजाति ने वेदी को नुकसान पहुंचाया है, 3 बड़े बर्तन हटा दिए हैं और टोटेम पोल को भी गिरा दिया है। जियांग शुआन की आंखों में गहरा दुख और गुस्सा एक साथ उभरा। उसने शीक्यू से कहा, मैं यहाँ काम खत्म करने के बाद वहां जाऊंगा, तुम अपने काम में लग जाओ। शीक्यू ने सिर हिलाया और जल्दी से वहां से चला गया। जियांग शुआन ने सोचा कि यह स्थिति कितनी गंभीर है। मच्छर जनजाति की हरकतें बहुत योजनाबद्ध थीं। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान निकालेगा। जब उसने आश्रय का निर्माण पूरा किया, तो वह बांस के जंगल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वाइन जनजाति के टोटेम पैटर्न के साथ विशाल पत्थर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यह दृश्य उसके दिल को चीरने वाला था। जुयांग शुआन ने बांस के जंगल में कदम रखा, जहां चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसका मन भारी था, क्योंकि वह जानता था कि मच्छर जनजाति ने उनकी संस्कृति और पहचान को नुकसान पहुंचाया है। उसने अपने हाथों में एक टूटी हुई टोटेम पोल का टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह उनके पूर्वजों की विरासत थी, जो अब बर्बाद हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसे यह समझ में आ गया था कि इस स्थिति का सामना करने के लिए उसे अपने लोगों को एकजुट करना होगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस अन्याय का बदला लेगा। जैसे ही वह वहां से निकला, उसके चेहरे पर दृढ़ता की चमक थी। उसने अपने लोगों को फिर से एकजुट करने और उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प लिया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई लड़ाई की। जियांग शुआन ने जब गांव लौटकर अपने लोगों को देखा, तो उनके चेहरों पर संघर्ष और आशा की मिलीजुली भावनाएं थीं। उन्होंने देखा कि लोग एकजुट होकर नए आश्रय बना रहे थे। यह दृश्य उनके दिल को सुकून दे रहा था। उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया, हमारी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। मच्छर जनजाति ने हमें चोट पहुंचाई है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। उसकी आवाज में दृढ़ता और साहस था। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह समय उनके लिए एक नई शुरुआत का है। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट करने का संकल्प लिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ने मिलकर एक नया सपना देखने का निर्णय लिया। जैसे ही रात का अंधेरा गांव पर छाने लगा, जियांग शुआन ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मच्छर जनजाति के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे। गांव के लोग एकत्रित हुए और जियांग शुआन ने उन्हें एक नई रणनीति के बारे में बताया। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हम एक परिवार की तरह हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। उसकी बातें सुनकर सभी ने एकजुट होकर नारे लगाए। यह एक नया अध्याय था, जिसमें वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प ले रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव में एक नई आशा का संचार हुआ।
सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। पत्थर के पहाड़ की चोटी पर दिव्य बेल ने एक नई जीवन शक्ति प्राप्त की थी। उसकी एक बार खुरदरी छाल अब चिकनी हो गई थी और उसकी बेलें जेड की नक्काशी की तरह पारदर्शी लग रही थी। नीचे बेल जनजाति धीरे धीरे विनाश के बाद पुनर्निर्माण कर रही थी। बांस और लकड़ी की झोपड़ियां तेजी से जमीन से उठ रही थी और वेदी की मरम्मत की जा रही थी। चिशाओं ने उस पर फिर से टोटम पैटर्न को उकेरना शुरू कर दिया था। नए कच्चे माल को टोटम पोल के लिए खोजा गया था, जो सूखने के बाद कई टोटम पैटर्न्स के साथ उकेरे जाएंगे और वेदी के चारों ओर स्थापित किए जाएंगे। जियांग शुआन ने मिट्टी से 3 और शानदार और बड़े 3 पैर वाले गोल बर्तन बनाए, जो सूखने के बाद आग में पकाए जाएंगे और वेदी पर रखे जाएंगे। यहाँ तक कि हाइड्रोलिक दवा पीसने का उपकरण भी जियांग शुआन ने चिशाओ के लिए फिर से बनाया था और पहले निर्माण के अनुभव के कारण इस बार यह और भी सुचारू और सही तरीके से हुआ। बेल जनजाति के लोगों के प्रयासों के कारण सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पहले से भी बेहतर बनता जा रहा था। अचानक एक उत्साहित आवाज गूंजी, नेता नेता वे लौट आए हैं। जियांग शुआन, जो एक नए बांस के झोपड़े की छत पर काम कर रहा था, अचानक एक उत्साहित दाजियाओ को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। दाजियाओ की आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में उत्साह की लहर थी। क्या लौट आया है? उसने चिल्लाते हुए पूछा। जियांग शुआन ने एक बड़े पेड़ की छाल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसे वह छत पर रख रहा था। उसने ध्यान से छाल को समतल किया और फिर दाजियाओ की ओर देखा। दाजियाओ की मासूमियत और उत्साह ने जियांग शुआन के दिल को छू लिया। वह जानता था कि इस कठिन समय में हर छोटी खुशी कितनी महत्वपूर्ण होती है। दाजियाओ की मुस्कान ने वातावरण को रोशन कर दिया था, जैसे सूरज की किरणें बादलों के बीच से निकलती हैं। जियांग शुआन ने सोचा कि इस कठिनाई के बावजूद जनजाति के लोग एकजुट होकर फिर से खड़े हो रहे हैं। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई आशा। जैसे ही जियांग शुआन ने इस दृश्य को देखा, उसके दिल में एक गहरी संतोष की भावना जाग उठी। उसने सोचा कि यह सब कुछ उनके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। जनजाति के लोग अब एक नई दिशा में बढ़ रहे थे और हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था। जियांग शुआन ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और कहा, हम सब मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जिसने सभी को प्रेरित किया। लोग एकजुट होकर तालियां बजाने लगे और उनके उत्साह ने चारों ओर की हवा को भर दिया। यह एक नया अध्याय था, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि इस कठिनाई ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया है। यह एक नई शुरुआत थी और वह जानता था कि वे सभी मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। दजियाओ की आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे सूरज की पहली किरणें सुबह की धुंध को चीरती हैं। हमारे पालतू यूनिकॉर्न पक्षी और 7 रंग के तीतर वापस आ गए हैं। उसने यह वाक्य पूरा किया, उसके चेहरे पर एक आनंदित मुस्कान खिल उठी। यह सुनकर जियांग शुआन चकित रह गया। उसे याद आया कि जब मच्छर जनजाति के हमले से बचने के लिए दजियाओ ने उन पालतू जानवरों को छोड़ दिया था, तब उसने सोचा था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब जब वह देखता है कि ये अद्भुत यूनिकॉर्न पक्षी और रंग बिरंगे तीतर, जो पूरी तरह से पालतू नहीं हुए थे, फिर से लौट आए हैं, तो उसका दिल खुशी से भर गया। यह सच है नेता, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दजियाओ की उत्तेजना स्पष्ट थी, उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना खोज लिया हो। ठीक है, मैं तब जाऊंगा जब मैं इन पेड़ों की छाल से छत बना लूंगा। जियांग शुआन ने बड़े बड़े पेड़ की छाल को छत पर रखा, बांस से उन्हें सुरक्षित किया और लताओं से उनके सिरे को बांध दिया ताकि छाल अपनी जगह पर मजबूती से टिक सके। जब उसने काम पूरा कर लिया तो वह छत से नीचे उतर आया और दजियाओ का अनुसरण करते हुए उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां जानवरों को पालतू बनाया गया था। जैसे ही वह गुफाओं की पंक्ति के सामने पहुंचा, उसने देखा कि गुफा की बाड़ के 2 दरवाजे मरम्मत कर दिए गए थे और कुछ यूनिकॉर्न पक्षी और कई 7 रंग के तीतर क्रमशः अंदर बंद थे। यह दृश्य उसके लिए एक नई आशा और उत्साह का प्रतीक बन गया। जियांग शुआन ने गुफाओं के पास पहुंचते ही एक अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल पक्षियों की वापसी नहीं थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उसने दजियाओ की ओर देखा, जो उत्साह से भरा हुआ था। क्या तुमने कभी सोचा था कि वे वापस आएंगे? जियांग ने पूछा। दजियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अब जब वे यहाँ हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी होगी। जियांग ने गुफा के दरवाजे को खोला और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। पक्षियों की चहचहाट और हलचल ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह जानता था कि यह पल उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण था। उसने धीरे धीरे एक पक्षी की ओर हाथ बढ़ाया और वह पक्षी उसकी उंगलियों पर बैठ गया। यह क्षण जियांग के लिए एक जादुई अनुभव था, जैसे उसने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया हो। जैसे ही जियांग और दजियाओ ने बाड़ बनाने का कार्य शुरू किया, चारों ओर का वातावरण उत्साह से भर गया। उन्होंने बांस और लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक मजबूत बाड़ बनाने के लिए मेहनत करने लगे। जियांग ने बांस को काटते हुए कहा, हमें इसे इतनी मजबूती से बनाना होगा कि कोई भी जानवर इसे तोड़ न सके। दजियाओ ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चमक थी। जैसे जैसे वे काम करते गए, पक्षियों की चहचहाट ने उन्हें प्रोत्साहित किया। यह एक सामूहिक प्रयास था और दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक बाड़ नहीं थी, बल्कि यह उनके नए जीवन की नींव थी। उन्होंने अपने हाथों में मिट्टी और लकड़ी की गंध को महसूस किया, जो उन्हें इस कार्य में और भी अधिक प्रेरित कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बाड़ को अंतिम रूप दिया, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह एक नई शुरुआत थी और उन्होंने महसूस किया कि वे केवल पक्षियों की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने भविष्य की भी। जब जियांग और दजियाओ ने बाड़ का काम पूरा किया, तो उन्होंने एक गहरी सांस ली।
चारों ओर का वातावरण अब एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव दिया। जियांग ने बहर के पास खड़े होकर कहा, अब हम इन पक्षियों को सुरक्षित रख सकते हैं। द जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह हमारे लिए एक नई जिम्मेदारी है। उन्होंने बाड़ के अंदर झांका जहाँ पक्षियों ने खुशी से उड़ान भरी। यह दृश्य उनके दिलों को भर देने वाला था। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक बाड़ नहीं थी, बल्कि यह उनके नए जीवन का प्रतीक था। उन्होंने द जियाओ से कहा, हमने जो किया है वह केवल एक शुरुआत है। हमें इन पक्षियों की देखभाल करनी होगी और उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव कराना होगा। द जियाओ ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हों। यह पल उनके लिए एक नई आशा और उत्साह का प्रतीक बन गया। जियांग शुआन ने गुफाओं के भीतर कैद उन अनहोनी पक्षियों और 7 रंग के फासेंस को देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य का मिश्रण था। दा जियाओ ने उत्साह से कहा, नेता देखिए, ये पक्षी खुद ही लौट आए हैं। मैंने कुछ कीड़े खोदकर उन्हें गुफाओं में लाने की कोशिश की और फिर से बंद कर दिया। जियांग शुआन ने गुफाओं में उन जीवों को ध्यान से देखा और पूछा, ये कब लौटे? दा जियाओ ने उत्तर दिया, करीब दोपहर के समय। जियांग शुआन ने आश्चर्य से कहा, ये तो अजीब है, अगर वे लौटने का इरादा रखते थे तो पहले क्यों नहीं आए? अचानक इस समय क्यों? दाजियाओ ने सिर खुजाते हुए कहा, ये मैं भी समझ नहीं पा रहा। जियांग शुआन ने फिर से पूछा, क्या तुमने उनकी वापसी के समय कुछ खास किया था? दाजियाओ ने याद करते हुए एक बड़े बांस के ट्यूब और एक लकड़ी की छड़ी की ओर इशारा किया। मुझे याद आया, उस समय मैं यहाँ बैठा था और उन पालतू जानवरों की याद कर रहा था, इसलिए मैंने उस बड़े बांस के ट्यूब को गले लगाया और उसे लकड़ी से थोड़ी देर तक पीटा। जियांग शुआन ने पूछा, क्या तुम हर बार उन्हें खिलाने के समय इस बांस के ट्यूब को पीटते थे? दाजियाओ ने आश्चर्य से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यही बात है। जियांग शुआन ने दाजियाओ के सवाल का उत्तर दिया। 5 रंग के बत्तख नदी के किनारे रहना पसंद करते हैं, जो यहाँ से बहुत दूर है। उनकी आवाज सुनना मुश्किल है। तुम कोशिश कर सकते हो कि बांस के ट्यूब और लकड़ी की छड़ी को लेकर नदी के पास जाओ और देखो कि क्या वे लौटते हैं। दाजियाओ ने उत्साह से कहा, मैं कोशिश करूंगा, अगर कुछ बत्तख लौट आए तो यह बहुत अच्छा होगा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धांत रूप में 5 रंग के बत्तख भी 7 रंग के फासेंस की तरह होते हैं। उन्हें भी बांस के ट्यूब की आवाज सुनकर लौट आना चाहिए। दाजियाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया और उत्साहित होकर कीड़ों को खोदने के लिए चला गया। उसकी इन पालतू जानवरों के प्रति लगाव, जैसे कि गण सौंग का फसलों के प्रति प्रेम था। उसने सोचा, अगर केवल एक ही 5 रंग का बत्तख लौटता है तो भी यह उसके लिए बहुत मायने रखेगा। जैसे ही दाजियाओ ने कीड़ों को खोदना शुरू किया, उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने सोचा कि अगर वह बांस के ट्यूब की आवाज से बत्तखों को वापस ला सकता है तो यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह था। वह सोचने लगा कि कैसे उसने पहले कभी इस तरह की कोशिश नहीं की थी। उसने अपने हाथों को मिट्टी में गहराई तक डाला और हर कीड़े को निकालने की कोशिश की, जैसे कि वह अपने सपनों को साकार कर रहा हो। वातावरण में हल्की सी ठंडक थी और चारों ओर से पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। दाजियाओ ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस बार सफल होगा। उसने अपने आसपास की हर चीज को महसूस किया, मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा का स्पर्श और पक्षियों की मधुर आवाज। जैसे जैसे दाजियाओ ने कीड़े इकट्ठा किए, उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, अगर मैं केवल एक ही 5 रंग का बत्तख वापस ला सका तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसके दिल में एक अनकही खुशी थी, जैसे उसने अपने प्रिय पालतू जानवरों को फिर से पाने की उम्मीद की हो। वह बांस के ट्यूब और लकड़ी की छड़ी को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां की ताजगी और ठंडक ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। उसने बांस के ट्यूब को अपने हाथ में लिया और उसे पीटने लगा। हर बार जब वह ट्यूब को पीटता तो उसकी धड़कन तेज हो जाती। उसने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक संकेत था, एक बुलावा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह अपने पालतू जानवरों को वापस लाने के लिए तैयार हो। नदी के किनारे बैठकर उसने आसपास की प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया और उसकी आत्मा में एक नई आशा का संचार हुआ। जैसे ही दजियाओ ने बांस के ट्यूब को अपने गले में लपेटा, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। नदी का पानी सुनहरी धूप में चमक रहा था और हवा में ताजगी का एहसास था। उसने ठक ठक करना शुरू किया और हर बार जब बांस ट्यूब जमीन पर लगता तो एक गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न होती, जो आसपास के वातावरण में गूंजती थी। वांडरर्स ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में आशा और चिंता का मिश्रण था। क्या बत्तखें सच में लौटेंगी? एक वांडरर ने धीमी आवाज में कहा। दजियाओ ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया और उसने अपनी ठक ठक को तेज किया, जैसे कि वो बत्तखों को बुला रहा हो। सरकंडों के बीच एक हलचल हुई, लेकिन फिर भी कोई बत्तख नहीं आई। निराशा की एक लहर उनके दिलों में दौड़ गई। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? एक और वांडरर ने कहा। उसकी आवाज में उदासी थी, लेकिन दजियाओ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठक ठक करना जारी रखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अचानक जैसे ही उसने एक और बार ठक ठक किया, एक मोटी बत्तख ने सरकंडों से बाहर उड़ान भरी। क्वैक क्वैक, उसकी आवाज ने सभी को चौंका दिया। बत्तख ने खुशी से खाने की ओर दौड़ लगाई और उसके पीछे कई अन्य बत्तखें भी आईं। दजियाओ का चेहरा खुशी से खिल उठा, आंसू उसकी आंखों में थे। वे लौट आए हैं, उसने चिल्लाया और वांडरर्स ने एक साथ खुशी से तालियां बजाईं। दजियाओ के दिल में एक अद्भुत उत्साह था जब उसने देखा कि बत्तखें वापस आ रही हैं। जैसे ही पहली बत्तख ने जमीन पर भोजन की ओर दौड़ लगाई, उसके पीछे कई अन्य बत्तखें भी आईं। यह दृश्य एक जादुई क्षण था, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया हो। दजियाओ ने अपने दोस्तों की ओर देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे सच में लौट आए हैं, उसने चिल्लाया और वांडरर्स ने एक साथ खुशी से तालियां बजाईं। बत्तखों की आवाजें क्वैक क्वैक ने वातावरण को जीवंत बना दिया। दजियाओ ने जल्दी से बैल के टोकरे उठाए और बत्तखों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, जैसे कि वह किसी महाकवि की कविता का हिस्सा बन गया हो। हर बत्तख के साथ उसकी खुशी और बढ़ती गई। उसने महसूस किया
किया कि यह केवल बत्तखों का लौटना नहीं था, बल्कि यह उनके प्रयासों और धैर्य का फल था। सरकंडों की सरसराहट और नदी के पानी की लहरें जैसे उनके उत्सव का हिस्सा बन गई। दजियाओं ने बत्तखों को पकड़ते समय महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत है। यह केवल एक साधारण दिन नहीं था, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। वाइन जनजाति की खेती फिर से शुरू हो गई है और दाजियाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वह अपने उत्साह में बड़ी संख्या में कीड़ों का पालन करने लगा है। ये कीड़े जंगली सब्जियों, जल पौधों, छोटे झींगों, केकड़ों, घोंघों और क्लैम के साथ मिलकर मुर्गियों और बड़े सींग वाले भेड़, इन जानवरों को दाजियाओं के लिए पालतू बनाने के लिए कई पेन बनाए गए हैं जो मजबूत लकड़ी से बने हैं। ये पेन उन जानवरों के लिए हैं जो बड़े हैं और खुदाई नहीं करते। भविष्य में जियांग शुआन जंगली सुअरों, बाइसन और अन्य बड़े स्तनधारियों का पालन करने की योजना बना रहा है। यदि यह सफल होता है तो जियांग शुआन मवेशियों के लिए वक्र हल पेश करने पर विचार करेगा। मैनुअल खुदाई की तुलना में मवेशियों के साथ हल चलाने की गति कई गुना तेज है और इस दुनिया में मवेशी काफी बड़े और मजबूत हैं। एक महीने के भीतर वाइन जनजाति फिर से व्यवस्थित हो गई है। सभी घर पूरे हो गए हैं, टोटेम पोल फिर से स्थापित किया गया है और बड़े कढ़ाई को फिर से वेदी पर रखा गया है। यहाँ तक कि बांस के जंगल की गहराइयों में औषधि पीसने वाले जल शक्ति उपकरण की लयबद्ध ध्वनि भी फिर से सुनाई देने लगी है। इस अवधि के दौरान जनजाति में कुछ और बच्चों का जन्म हुआ है, जिससे जनजाति और भी जीवंत हो गई है। जैसे ही दाजियाओं ने अपने कीड़ों की देखभाल में जुटा हुआ था, उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। वह अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण थी। वाइन जनजाति की खेती में बदलाव आ रहा था और यह सब दाजियाओं की मेहनत का फल था। जियांग शुआन के निर्देशों के अनुसार शिकार टीम ने जो जानवर पकड़े थे वे जनजाति के लिए वरदान साबित हो रहे थे। बड़े बांस चूहों की गुनगुनाहट, भूरे खरगोशों की चंचलता और बड़े सींग वाले भेड़ों की गर्जना ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया था। दाजियाओं ने अपने पालतू जानवरों को प्यार से बुलाया और उनकी आवाजों में एक अनोखी मिठास थी। जैसे ही वह उन्हें खिलाता, उसकी आत्मा में एक संतोष का अनुभव होता। यह सब देखकर जनजाति के अन्य सदस्य भी उसके काम में हाथ बंटाने लगे। उन्होंने अपने घरों को सजाने और टोटेम पोल को फिर से स्थापित करने में मदद की। हर कोई मिलकर काम कर रहा था और यह एकता की भावना ने पूरे गांव को जोड़ दिया था। इस सामूहिक प्रयास ने न केवल जनजाति को मजबूत बनाया, बल्कि उनके बीच एक गहरा बंधन भी स्थापित किया। वाइन जनजाति की जीवन धारा फिर से प्रवाहित हो रही थी। हर घर में खुशियों की गूंज थी और बच्चे खेलते हुए अपने माता पिता के चारों ओर दौड़ते थे। ताजियाओ और जियांग शुआन की मेहनत ने जनजाति को एक नई दिशा दी थी। सभी घरों के दरवाजे खुले थे और हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों का आदान प्रदान कर रहा था। टोटेम पोल की ऊंचाई ने गांव के केंद्र में एक गरिमा स्थापित की थी और बड़े कढ़ाई की गर्माहट ने सभी को एकजुट किया था। बांस के जंगल में जल शक्ति उपकरण की लयबद्ध ध्वनि ने पूरे वातावरण को संगीत में बदल दिया था। यह एक नई सुबह का संकेत था, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। दाजियाओ ने अपने पालतू जानवरों को देखा और उनके प्रति उसके दिल में एक गहरा प्रेम था। उसने महसूस किया कि यह सब उसके प्रयासों का परिणाम है और उसने अपने दिल में एक नई आशा का अनुभव किया। जनजाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और यह सामूहिक प्रयास उनकी ताकत बन गया था। जैसे ही दिन ढलने लगा, वाइन जनजाति की शाम का दृश्य अद्भुत था। सूर्य की किरणें बांस के जंगल के बीच से छनकर आ रही थीं और पूरे गांव में एक सुनहरा रंग बिखेर रही थी। दाजियाओ और जियांग शुआन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहरी संतोष की चमक थी। उन्होंने अपने काम के परिणामों को देखा और उनके दिल में गर्व का अनुभव हुआ। जनजाति के लोग एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ अपनी सफलताओं का जश्न मना रहे थे। बच्चों की हंसी और बड़ों की बातें एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। यह एक ऐसा पल था जब सभी ने अपने संघर्षों को भुलाकर एक नई शुरुआत का स्वागत किया। दाजियाओ ने अपने हाथों में एक छोटे से पौधे को उठाया जो उनके प्रयासों का प्रतीक था। उसने उसे अपने दिल के करीब रखा और सोचा कि यह पौधा उनकी मेहनत और एकता का फल है। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, गांव में दीप जलने लगे और एक नई रोशनी ने सब कुछ भर दिया। यह एक नई कहानी की शुरुआत थी, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। जियांग शुआन ने विशेष रूप से उन माताओं के लिए पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिन्हें उन्होंने नरम जानवरों की खाल और अन्य दैनिक आवश्यकताएं भेजी। ये सब कुछ इस उद्देश्य से किया गया कि वे अपने बच्चों को शांति से पाल सकें। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई थी। क्या खेड़ा अवश्यंभावी थी और ये तेजी से नजदीक आ रही थी। वर्तमान में योद्धाओं की संख्या को देखते हुए मच्छर जनजाति का सामना करना असंभव सा लग रहा था, लेकिन जब वाइन जनजाति ने दिव्य वाइन के संकट को देखा तो उनमें युद्ध जीतने का आत्मविश्वास जाग उठा। 10 जून को जियांग शुआन ने सभी जनजाति के सदस्यों को एकत्रित किया ताकि जादुई पौधों की खोज पर चर्चा की जा सके। वाइन भगवान ने उच्चता प्राप्त की है, लेकिन उसे ठीक होने में समय लगेगा। हमें केवल वाइन भगवान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। उन्होंने कहा, मैंने एक शिकार दल का नेतृत्व करने का निर्णय लिया है ताकि हम माउंट टर्टल जनजाति के पास जाकर कुछ शक्ति मशरूम या अन्य मशरूम का व्यापार कर सकें जो हमारी ताकत को बढ़ा सकें। साथ ही हम रास्ते में जादुई पौधों के फलों को खोजने का प्रयास भी करेंगे। जियांग शुआन ने जोड़ा, इस बार जादूगरनी भी हमारे साथ आएगी। वास्तव में अगर अन्य तरीके होते तो जियांग शुआन नहीं चाहते थे कि ची शाओ को साथ ले जाएं, क्योंकि अगर नेता और जादूगरनी दोनों जनजाति को छोड़ देंगे तो अन्य लोगों के लिए वांडरर्स का प्रबंधन करना कठिन हो जाएगा। जियांग शुआन की आवाज
आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी जनजाति के सदस्यों को एकत्रित कर रही थी। उन्होंने अपनी बात शुरू की। हमारी स्थिति गंभीर है। मच्छर जनजाति की शक्ति और संख्या को देखते हुए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उनके शब्दों में एक गहरी चिंता थी, लेकिन साथ ही एक आशा भी। सभी ने ध्यान से सुना, जैसे कि जियांग शुआन की हर बात उनके दिलों में गूंज रही हो। हमें जादुई पौधों की खोज करनी होगी। ये पौधे हमारी ताकत को बढ़ा सकते हैं और हमें इस युद्ध में जीत दिला सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं माउंट टर्टल जनजाति की ओर एक शिकार दल का नेतृत्व करूंगा। वहां हमें शक्ति मशरूम मिल सकते हैं। जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें उत्साह और साहस का संचार होने लगा। जियांग शुआन ने कहा, इस बार जादूगरनी भी हमारे साथ आएगी। यह सुनकर कुछ लोग चिंतित हो गए, क्योंकि जादूगरनी की शक्तियां रहस्यमय थी। लेकिन जियांग शुआन ने उन्हें आश्वस्त किया, हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। उनके शब्दों ने सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, सभी ने अपने विचार साझा किए और एकजुटता का संकल्प लिया। वातावरण में एक नया उत्साह था, जैसे कि सभी लोग एक नई यात्रा की तैयारी कर रहे हों। जियांग शुआन ने अपनी योजना को साझा करते हुए कहा, हमें केवल जादूगरनी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी ताकत को स्वयं बढ़ाना होगा। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जनजाति के लोग एकजुट होकर अपनी ताकत बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने लगे। कुछ ने सुझाव दिया कि उन्हें पुराने योद्धाओं से प्रशिक्षण लेना चाहिए, जबकि अन्य ने जादुई पौधों की विशेषताओं पर विचार किया। जियांग शुआन ने कहा, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। उन्होंने आगे कहा, यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक थी। जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, सभी ने अपने विचार साझा किए और एकजुटता का संकल्प लिया। जियांग शुआन ने कहा, हमारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध का सामना करें। वातावरण में एक नया उत्साह था, जैसे कि सभी लोग एक नई यात्रा की तैयारी कर रहे हों। जियांग शुआन ने अपनी योजना को साझा करते हुए कहा, हमें माउंट टर्टल जनजाति के पास जाकर शक्ति मशरूम का व्यापार करना होगा। उन्होंने सभी को बताया कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। जनजाति के लोग उत्सुकता से सुन रहे थे। उनके दिलों में आशा और चिंता का मिश्रण था। जियांग शुआन ने कहा, हमें रास्ते में जादुई पौधों के फलों की भी खोज करनी होगी। उनके शब्दों में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जनजाति के लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध का सामना कर सकते हैं। वातावरण में एक नया उत्साह था, जैसे कि सभी लोग एक नई यात्रा की तैयारी कर रहे हों। जियांग शुआन ने कहा, इस बार जादूगरनी भी हमारे साथ आएगी। यह सुनकर कुछ लोग चिंतित हो गए, लेकिन जियांग शुआन ने उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें उत्साह और साहस का संचार होने लगा। जियांग शुआन ने अपनी योजना को साझा करते हुए कहा, हमें माउंट टर्टल जनजाति के पास जाकर शक्ति मशरूम का व्यापार करना होगा। उन्होंने सभी को बताया कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। जनजाति के लोग उत्सुकता से सुन रहे थे। उनके दिलों में आशा और चिंता का मिश्रण था। जियांग शुआन ने कहा, हमें रास्ते में जादुई पौधों के फलों की भी खोज करनी होगी। उनके शब्दों में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जनजाति के लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध का सामना करने हैं। वातावरण में एक नया उत्साह था, जैसे कि सभी लोग एक नई यात्रा की तैयारी कर रहे हों। जियांग शुआन ने कहा, इस बार जादूगरनी भी हमारे साथ आएगी। यह सुनकर कुछ लोग चिंतित हो गए, लेकिन जियांग शुआन ने उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें उत्साह और साहस का संचार होने लगा। यदि जनजाति में कोई परिवर्तन होता है तो यह विनाशकारी होगा, लेकिन सौभाग्य से दिव्य बैल की उपस्थिति एक स्थिरता का बल बनकर काम कर रही है, जिससे किसी भी बड़े अराजकता की चिंता नहीं है। ची शाओ का जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि केवल वही जादुई पौधों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखता है। यदि जियांग शुआन स्वयं समूह का नेतृत्व करते तो वे उन पौधों को पहचानने में असफल हो सकते थे। ब्लैक होमा ने माउंटेन टर्टल जनजाति के साथ व्यापार के लिए सामान तैयार करना शुरू किया। ऐसे समय में पुरानी जादूगरनी द्वारा छोड़े गए जानवरों की हड्डियां और दांत बहुत उपयोगी हो गए। ये जनजाति के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय व्यापारिक वस्तुएं थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जियांग शुआन और चिशाओ 12 योद्धाओं और कुछ जानवरों की हड्डियों और दांतों के साथ अगले सुबह माउंटेन टर्टल जनजाति की ओर निकल पड़े। जियांग शुआन पहले कभी माउंटेन टर्टल जनजाति नहीं गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि मशरूम वन कहाँ स्थित है। चूंकि माउंटेन टर्टल जनजाति मशरूम वन को बहुत महत्व देती है, एक बार मशरूम वन मिल जाने पर माउंटेन टर्टल जनजाति के लोगों को खोजना कठिन नहीं होना चाहिए। चिरप चिरप चिरप। गर्म मौसम में घने प्राचीन जंगल के बीच विभिन्न कीट शाखाओं या पत्तियों पर छिपे हुए थे, बेतहाशा चिरपाते हुए। वाइन जनजाति के लोग जंगल में आधे दिन से चल रहे थे। जंगल की गहराई में जहां हर दिशा में हरियाली फैली हुई थी, वहां एक अद्भुत वातावरण था। चिशाओ और जियांग शुआन के साथ 12 योद्धा, जो अपनी ताकत और साहस के लिए जाने जाते थे, एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज पत्तियों के खड़खड़ाने और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मिलकर एक संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। गर्मी के बावजूद उनके दिलों में एक अद्भुत उत्साह था। चिशाओ ने जियांग शुआन से कहा, हमारे पास जादुई पौधों का ज्ञान है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसके लिए हमें एकजुट रहना होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की गहराई में एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर मंडरा रही हो। यह ध्वनि उन्हें और भी अधिक सतर्क कर रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहराई
गहराई में जाते गए वातावरण में एक रहस्यमयता का एहसास होने लगा। चीशाओं ने अपने चारों ओर देखा, हर पेड़ हर पत्ता जैसे उन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उन्होंने एक चमकदार पौधा देखा जो अपनी अनोखी खूबसूरती से सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। जियांग शुआन ने उसे पहचानते हुए कहा, यह वही जादुई पौधा है जिसका हमें इंतजार था। योद्धाओं ने उस पौधे के चारों ओर घेरा बना लिया जैसे वे किसी खजाने की रक्षा कर रहे हों। चीशाओ ने धीरे से पौधे को छुआ, उसकी पत्तियां नरम और रेशमी थी। उन्होंने कहा, यह पौधा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सुरक्षित रखना होगा। तभी एक तेज आवाज आई जैसे कोई जानवर उनके पास आ रहा हो। सभी योद्धा सतर्क हो गए, उनकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। जैसे ही वे उस जादुई पौधे के पास खड़े थे, अचानक एक विशाल जानवर की परछाई उनके ऊपर से गुजरी। सभी योद्धाओं ने एक साथ चिल्लाते हुए अपनी तलवारें खींच ली। जंगल की शांति एक क्षण में टूट गई। चीशाओ ने कहा, सावधान रहो, यह जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को संगठित करते हुए कहा, हम एकजुट होकर इसका सामना करेंगे। जानवर की दहाड़ जंगल में गूंज उठी जैसे वह उन्हें चुनौती दे रहा हो। योद्धाओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके दिलों में एक अद्भुत साहस जाग उठा। उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की और जानवर की ओर बढ़ने लगे। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी, जैसे कि वे किसी महाकवि की कविता का हिस्सा बन रहे हों। जंगल की गहराई में जहां हर दिशा में खतरा था, योद्धाओं ने एकजुट होकर जानवर का सामना किया। चीशाओ ने अपनी तलवार उठाई और कहा, हमारे साहस और एकता से हम इसे पराजित कर सकते हैं। जियांग शुआन ने भी अपनी तलवार थामते हुए कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। जैसे ही जानवर ने फिर से दहाड़ मारी, योद्धाओं ने एक साथ हमला किया। तलवारों की चमक और जानवर की दहाड़ एक अद्भुत संगीत का निर्माण कर रही थी। जंगल की हरियाली में एक अद्भुत नजारा बन गया। योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और जैसे ही उन्होंने जानवर को पराजित किया, जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया, उनकी आंखों में विजय की चमक थी। यह पल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जंगल की गहराई में चिशाओ और जियांग शुआन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक उन्होंने एक विशाल अजगर को एक पेड़ पर लिपटा हुआ देखा। उसकी चमकदार त्वचा धूप में चमक रही थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जैसे ही वे उसके नीचे से गुजरे, अजगर ने अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन जियांग शुआन ने उसे पहले ही देख लिया और अपनी तेज धार वाली तलवार से उसे मार गिराया। उसकी त्वचा को उतारने के बाद उन्होंने देखा कि यह कई उपयोगों के लिए उपयुक्त थी। जियांग ने कहा, इसकी त्वचा को हम अपने आश्रय के लिए उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने अजगर के शरीर को कई टुकड़ों में काटा ताकि रात के कैंप में भुने जाने के लिए भोजन तैयार किया जा सके। जंगल में ऐसे खतरों का सामना करना आम बात है, एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। यही कारण है कि विभिन्न जनजातियों की शिकार टीमों में हताहत होने की दर बहुत अधिक होती है। चीशाओ ने गहरी सांस ली और कहा, हमें और सतर्क रहना होगा। जियांग ने सहमति में सिर हिलाया, उनकी आंखों में चिंता और साहस का मिश्रण था। जंगल की गहराई में जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चीशाओ और जियांग शुआन ने एक सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू की। चारों ओर की हरियाली और पेड़ों की छाया ने एक रहस्यमय वातावरण बना दिया था। हवा में मिट्टी की खुशबू और पत्तों की सरसराहट ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव दिया। चीशाओ ने कहा, यहाँ एक अच्छा स्थान है, हमें यहीं रुकना चाहिए। उन्होंने जल्दी से एक आश्रय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। जियांग ने लकड़ी और पत्तों को इकट्ठा किया, जबकि ची ने आग जलाने के लिए प्रयास किया। आग की लपटें धीरे धीरे उठने लगी और जैसे ही आग प्रज्वलित हुई, एक गर्माहट ने उनके चारों ओर का वातावरण भर दिया। रात का अंधेरा गहराने लगा और जंगल की आवाजें तेज होने लगी। दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज सुनाई दी जो रात के आगमन का संकेत दे रहा था। जियांग ने कहा, हमें जल्दी करना होगा, रात में यहाँ रहना खतरनाक है। ची ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपने काम में तेजी लाई। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, जंगल की हर आवाज में एक अलग ही डर समाया हुआ था। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, चिशाओ और जियांग शुआन ने अपने बनाए हुए आश्रय में बैठकर आग के चारों ओर घेरा बना लिया। आग की लपटें उनके चेहरों पर झिलमिलाती हुई रोशनी डाल रही थी और जंगल की खामोशी को केवल आग की क्रैकलिंग की आवाज ही तोड़ रही थी। जियांग ने कहा, हमें इस रात को सुरक्षित रूप से बिताना होगा। ची ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। अचानक जंगल में एक डरावनी आवाज गूंजी जिससे दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। ची ने कहा, क्या तुमने सुना? जियांग ने कहा, हाँ, यह किसी जानवर की आवाज है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में डर और चिंता का मिश्रण था। आग की रोशनी में उन्होंने अपने हथियारों को मजबूती से पकड़ा। जंगल की हर आवाज में एक रहस्य था और उन्हें पता था कि इस रात का सामना करना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे रात बढ़ी, जंगल की आवाजें और भी तेज होती गई। जैसे जैसे रात गहराती गई, ची शाओ और जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जंगल की खामोशी में केवल आग की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई जानवर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा हो। ची ने कहा, हमें तैयार रहना चाहिए। जियांग ने अपने हथियार को मजबूत किया और कहा, मैं देखता हूँ। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा, उसकी सांसें थम गई। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा, एक बड़ी छाया उसके सामने आई। यह एक पर्वतीय तेंदुआ था जो उनकी ओर बढ़ रहा था। जियांग ने अपनी तलवार को उठाया और तेंदुए की ओर बढ़ा। ची ने चिल्लाते हुए कहा, जियांग सावधान। लेकिन जियांग ने अपनी साहसिकता को नहीं छोड़ा। उसने तेंदुए पर हमला किया और एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। जंगल की आवाजें और भी तेज हो गई, जैसे कि सभी जीव जंतु इस संघर्ष को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हों। ची ने अपनी तलवार उठाई और जियांग की सहायता के लिए दौड़ी। यह एक जीवन और मृत्यु का संघर्ष था और दोनों ने मिलकर तेंदुए का सामना किया।
वाइन जनजाति की शिकार टीम ने अपने भोजन की आपूर्ति के कारण अपेक्षाकृत कम हताहत दर का अनुभव किया। सूर्यास्त से पहले उन्होंने एक विशाल पत्थर की दीवार पाई और इसके खिलाफ अस्थायी आश्रय बनाया। वाइट की अपहांस शिकारी की मौत हुई। अपी के पौध की दरखास्त बढ़ाने वाले पौधे खोजना बहुत कठिन है। हम पूरे दिन चलने के बाद भी एक भी नहीं मिले। उसकी आवाज में थकान और निराशा थी। चीशाओ ने उत्तर दिया, यह इसलिए है क्योंकि सभी जनजातियों के लोग ताकत बढ़ाने वाले पौधों की तलाश में हैं। जब ये मिलते हैं तो इन्हें जल्दी से तोड़ लिया जाता है। कभी कभी तो पेड़ भी खोद दिए जाते हैं। समय के साथ ये पौधे और भी दुर्लभ हो गए हैं। जियांग शुआन ने सोचा और कहा, तो अगर हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कोई नहीं गया है तो क्या हमें ऐसे पौधों की भरपूर मात्रा मिल सकती है। चीशाओ थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, शायद, लेकिन ऐसे स्थानों को खोजना बहुत कठिन होना चाहिए। दक्षिणी वन्य क्षेत्र विशाल है और जनजातियों की संख्या वास्तव में इतनी बड़ी नहीं है। फिर भी वे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। एक स्थान अब सुनसान हो सकता है, लेकिन वर्षों, दशकों या यहाँ तक कि सदियों पहले कई जनजातियां वहां निवास करती थीं। उस रात कुछ विशेष रूप से घटनापूर्ण नहीं हुआ। अगले दिन समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलने लगी, वाइन जनजाति की शिकार टीम ने अपने अस्थायी आश्रय को छोड़ने की तैयारी की। सूरज की रोशनी धीरे धीरे जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे चारों ओर एक सुनहरी चमक फैल गई थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखें खोली रखनी होंगी। उन्होंने अपने सामान को समेटा और धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगे। जंगल की हरियाली में एक अद्भुत शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जियांग को महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल शिकार के लिए नहीं बल्कि आत्मा की खोज के लिए भी है। उन्होंने अपने चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस किया। ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छूते हुए एक ताजगी का एहसास कराया। जैसे ही वे गहरे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, जियांग ने एक अजीब सी खामोशी महसूस की। यह खामोशी कुछ कह रही थी, जैसे जंगल के भीतर कोई रहस्य छिपा हो। उन्होंने अपने कदमों को धीमा किया और चारों ओर देखना शुरू किया। जैसे जैसे जियांग और चीशाओ जंगल के भीतर गहराई में जाते गए, उन्होंने महसूस किया कि यह स्थान केवल एक साधारण वन नहीं था। यहाँ की हरियाली, यहाँ की खुशबू और यहाँ की आवाजें सब कुछ अद्भुत थी। जियांग ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली और उसके मन में एक विचार आया, क्या यह वही स्थान है जहां हमें ताकत बढ़ाने वाले पौधे मिल सकते हैं? चीशाओ ने उसकी सोच को भांपते हुए कहा, हमें हर जगह ध्यान से देखना होगा। कभी कभी जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वे सबसे मूल्यवान होती हैं। जियांग ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपने कदम बढ़ाए। जंगल में चलते हुए उन्होंने कई प्रकार के पौधों को देखा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी खोज को पूरा कर सके। अचानक जियांग ने एक चमकीला पौधा देखा जो अन्य सभी पौधों से अलग था। उसका रंग हरा और नीला था और उसकी पत्तियां जैसे चमक रही थीं। जियांग ने उत्सुकता से कहा, यह क्या है? चीशाओ ने ध्यान से देखा और कहा, यह तो अद्भुत है, लेकिन हमें इसे छूने से पहले सावधान रहना चाहिए। जियांग ने धीरे धीरे पौधे के पास कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। यह ऊर्जा उसके शरीर में फैलने लगी और उसने महसूस किया कि यह पौधा वास्तव में कुछ खास है। जियांग ने उस अद्भुत पौधे को छूते ही एक नई ऊर्जा का अनुभव किया जो उसके अंदर बहने लगी। वह एक पल के लिए चौंका गया, जैसे उसे किसी ने जादुई रूप से छुआ हो। चीशाओ ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और चिंतित स्वर में कहा, क्या सब कुछ ठीक है? जियांग ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह पौधा बहुत खास है। मुझे लगता है कि यह हमें ताकत दे सकता है। चीशाओ ने पौधे की ओर ध्यान से देखा और कहा, हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। जियांग ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने उस पौधे को सावधानी पूर्वक निकालने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने पौधे को निकालना शुरू किया, जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह एक संभावित भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की। यह पौधा उनके लिए केवल ताकत का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जंगल की खामोशी में उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नए संकल्प के साथ उन्होंने उस पौधे को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। यह उनके लिए एक नया अध्याय था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे ही जियांग और ची शाओ ने उस अद्भुत पौधे को अपने साथ लिया, उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जंगल में लौटते हुए उन्होंने अपने दिलों में एक नई आशा और उत्साह का अनुभव किया। जियांग ने कहा, हमने जो पाया है वह हमें ताकत देगा और हमारी यात्रा को नई दिशा देगा। चीशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है, हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। उन्होंने पौधे को सुरक्षित रूप से अपने सामान में रखा और धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जंगल की आवाजें अब उनके लिए एक नई धुन बन गई थीं। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई नदियों की आवाजें सब कुछ एक नई ऊर्जा से भरी हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जियांग ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक शिकार की यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की खोज थी। उनकी आंखों में एक नया संकल्प था और उनके दिलों में एक नई उम्मीद। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे उन्होंने एक नई दुनिया की खोज की हो। यह पौधा उनके लिए केवल एक साधारण वस्तु नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक बन गया। चिशाओ ने रास्ते में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई, जो एक अप्रत्याशित लाभ था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वे अंततः रहस्यमय मशरूम वन के किनारे पहुंचे। अरे, यह तो गर्मी का मौसम है, फिर भी यहाँ इतने विशाल मशरूम क्यों हैं? जियांग शुआन ने आश्चर्य से कहा। मशरूम वन में कदम रखते ही चारों ओर की खुशबू ने उन्हें घेर लिया। वहाँ की मिट्टी की नमी और मशरूम की मिट्टी की गंध ने वातावरण को एक जादुई एहसास दिया। जियांग शुआन ने देखा कि मशरूम वन में पिछले बार की तरह कोई खास बदलाव नहीं आया है। सामान्य मशरूम की उम्र बहुत कम होती है, कुछ तो अंकुरित होने से लेकर मुरझाने तक केवल कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ लंबे समय तक, 1 या 2 महीने तक जीवित रहते हैं। लेकिन यहाँ जो विशाल मशरूम है वे निश्चित रूप से रहस्यमय पौधों की श्रेणी में आते हैं। चिशाओ ने कहा, अगर ये मशरूम अभी भी यहाँ है, तो इसका मतलब है कि पर्वत कछुआ जनजाति अक्सर यहाँ आती है।
हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। अब अंधेरा हो रहा है, पहले रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। उनकी टोली ने मशरूम वन के किनारे एक सुरक्षित स्थान खोजा, जहां उन्होंने एक आश्रय बनाया और रात के लिए आग जलाई। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, चारों ओर की हवा में एक हल्की सी ठंडक घुल गई। आग की लपटें चिंगारी उड़ा रही थी और उसके चारों ओर बैठी टोली ने मांस भूनने और कुछ पौधों की कंद खाने का आनंद लिया। आग की गर्मी ने उन्हें एक सुरक्षा का एहसास दिलाया, लेकिन अचानक गूतेंग, जो पेड़ पर पहरा दे रहा था, ने चौंकने वाली आवाज में चिल्लाया, लीडर, जल्दी आकर देखो। जियांग शुआन ने तुरंत खड़े होकर पेड़ की ओर देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। गूतेंग की आवाज में उत्तेजना थी। मशरूम, चमकते हुए मशरूम। जियांग शुआन ने उसकी बात सुनते ही पेड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसे मशरूम वन की ओर देखने की उत्सुकता थी। वहां अंधेरे में चमकते मशरूम एक जादुई दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। उनकी चमक ने पूरे वन को एक अद्भुत रोशनी से भर दिया, जैसे कोई जादुई दुनिया उसके सामने खुल रही हो। जियांग शुआन ने पेड़ की ऊंचाई से नीचे देखा। उसकी आंखों में चमकते मशरूमों का दृश्य था, जो अंधेरे में एक अद्भुत चमक फैला रहे थे। जैसे ही उसने नीचे की ओर देखा, उसे अपने साथियों के चेहरे पर आश्चर्य और उत्तेजना की झलक दिखाई दी। क्या तुम देख रहे हो? उसने उत्सुकता से पूछा। गूतेंग ने कहा, ये मशरूम तो बिल्कुल जादुई लग रहे हैं, जैसे कोई सपना हो। जियांग शुआन ने गहराई से सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी। वह सोचने लगा कि क्या ये मशरूम वास्तव में जादुई हैं या सिर्फ उसकी कल्पना का खेल। चारों ओर की हवा में एक हल्का सा गंध था, जो मशरूमों की विशेषता थी। यह गंध उन्हें एक नई दुनिया में ले जा रही थी। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर मशरूमों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, मशरूमों की चमक ने उन्हें और भी आकर्षित किया। जैसे ही वे मशरूमों के करीब पहुंचे, उनकी चमक और भी तेज हो गई। मशरूमों की विविधता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। हर एक मशरूम की आकृति और रंग अलग था, जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी कला यहाँ बिखेर दी हो। जियांग शुआन ने एक चमकते मशरूम को छूने की कोशिश की। उसकी त्वचा पर एक ठंडक का एहसास हुआ। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? उसने अपने दोस्तों से पूछा। गू तेंग ने कहा, नहीं, ये तो अद्भुत है। चारों ओर की हवा में एक हल्की सी मिठास थी, जो मशरूमों से निकल रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल मशरूमों की चमक नहीं, बल्कि उनके भीतर एक गहरी शक्ति भी है। उन्होंने अपने दोस्तों को समझाया कि हमें इन मशरूमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शायद हमारे लिए किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे रात गहराने लगी, मशरूमों की चमक ने पूरे वन को एक जादुई वातावरण में बदल दिया। जियांग शुआन और उसके साथी मशरूमों के चारों ओर बैठ गए। उनके दिलों में एक अद्भुत अनुभव का एहसास था। क्या तुम सोचते हो कि ये मशरूम हमें कुछ सिखा सकते हैं? जियांग शुआन ने पूछा। गूतेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इनसे सीखना चाहिए। ये तो हमारे साथ हैं। रात की शांति में चारों ओर की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कि वन की आत्माएं उनसे बातें कर रही हों। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक रात नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने अपने भविष्य के लिए नई संभावनाएं देखी। जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, वह क्षण भर के लिए सदमे में स्पीचलेस हो गया। विशाल मशरूम वन में जैसे ही शाम का समय आया, कई मशरूम हल्की चमक छोड़ने लगे, जैसे रात के दीपक। ये चमकते मशरूम लाल, हरे, नीले रंग में थे और पूरा मशरूम वन रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। वास्तव में चमकते मशरूम हैं, कितने सुंदर हैं। जियांग शुआन और गौ तेंग की प्रशंसा ने दूसरों के लिए इसे अस्वीकार करना असंभव बना दिया। सभी ने पास के पेड़ों पर चढ़कर इस अद्भुत दृश्य का अवलोकन किया। जियांग शुआन अपेक्षाकृत संयमित रहा, क्योंकि आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन में कई रात के दृश्य देखे थे। उसके लिए ये चमकते मशरूम बस नए और सुंदर थे। लेकिन उन जनजातियों के लिए जिन्होंने कभी भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं देखी थी और रात में केवल आग की रोशनी और चांदनी के अलावा शायद ही कोई अन्य रोशनी देखी थी, ये चमकते मशरूम दृश्यात्मक रूप से अभिभूत करने वाले थे। कई लोग, जिनमें चीशाओ भी शामिल थे, इस दृश्य से पूरी तरह मोहित हो गए। इस बीच जियांग शुआन विचारों में डूबा हुआ था। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी, जैसे ही उसने मशरूम वन के अद्भुत दृश्य को देखा। उसके चारों ओर के लोग, जो पहले से ही इस दृश्य से प्रभावित थे, अब और भी अधिक उत्साहित हो गए। पेड़ों पर चढ़ते हुए उन्होंने एक दूसरे के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव देखे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और मशरूम की खुशबू ने वातावरण को महकाया हुआ था। जियांग शुआन ने अपने मन में सोचा, क्या यह सच में संभव है? ये मशरूम तो जैसे जादू की दुनिया से आए हैं। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वह किसी नई दुनिया में कदम रख रहा हो। उसके चारों ओर के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थीं। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? एक व्यक्ति ने पूछा और सभी ने सिर हिलाया, जैसे वे एक जादुई अनुभव में डूबे हुए हों। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह दृश्य केवल एक प्राकृतिक सौंदर्य नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन में एक नया अध्याय खोलने का संकेत था। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे वह किसी सपने में खो गया हो। मशरूम की चमक ने उसे एक अद्भुत दुनिया में प्रवेश कराया था, जहां हर चीज जीवंत और रंगीन थी। उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या ये मशरूम सच में जीवित हैं? उसने सोचा। उसकी आंखों में चमक थी और वह इस अद्भुत दृश्य को अपने दिल में कैद करना चाहता था। उसके साथी, जो पहले से ही इस दृश्य से मंत्रमुग्ध थे, अब और भी अधिक उत्साहित हो गए थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि यह एक
एक अनुभव था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने अपने दिल की धड़कन को सुना जो इस अद्भुत माहौल में और भी तेज हो गई थी। वह जानता था कि इस पल को वह कभी नहीं भुला पाएगा। जैसे ही जियांग शुआन और उसके दोस्त मशरूम के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की रोशनी और भी जादुई हो गई थी। मशरूम की चमक ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव दिया, जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। हवा में हल्की सी ठंडक थी और चारों ओर की खुशबू ने उन्हें और भी अधिक मंत्रमुग्ध कर दिया। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों से कहा, देखो ये मशरूम कितने सुंदर हैं। उसकी आवाज में उत्साह था और उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत था। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की, जैसे वह एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उस जादुई क्षण को अपने दिल में संजो लिया। जंगल की गहराइयों में, जहां चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आती है, वहां पर्वत कछुआ जनजाति के योद्धा एकत्रित होते हैं। उनकी आंखों में चमक और उत्साह है, जैसे ही वे ल्यूमिनस मशरूम की खोज में निकलते हैं। हर कदम पर वे मशरूम की हल्की चमक को देखते हैं, जो रात के अंधकार में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। हवा में एक हल्की सी ठंडक है, जो उनके चेहरे पर एक ताजगी का एहसास कराती है। अपेंजिया, जो अपने कछुए के खोल में ढका हुआ है, धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में एक निश्चित गरिमा है, जैसे वह किसी पवित्र वस्तु को छूने जा रहा हो। वह मशरूम को सावधानी से उठाता है, उसकी आंखों में चमक होती है, जैसे उसने कोई अनमोल रत्न पाया हो। यह ल्यूमिनस मशरूम, जो साधारण दिखता है, वास्तव में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही वह इसे उठाता है, उसके चारों ओर के योद्धा उसे देखते हैं। उनकी आंखों में सम्मान और श्रद्धा है। यह एक पल है जो न केवल उनके लिए, बल्कि उनकी पूरी जनजाति के लिए एक नई आशा का प्रतीक है। जंगल की गहराइयों में, जहां हर दिशा में अंधेरा फैला हुआ है, वहां पर्वत कछुआ जनजाति के योद्धा एकत्रित होते हैं। उनकी आंखों में चमक और उत्साह है, जैसे ही वे ल्यूमिनस मशरूम की खोज में निकलते हैं। हर कदम पर वे मशरूम की हल्की चमक को देखते हैं, जो रात के अंधकार में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। हवा में एक हल्की सी ठंडक है, जो उनके चेहरे पर एक ताजगी का एहसास कराती है। अचानक एक योद्धा की आवाज गूंजती है। वहां एक है, उसकी आवाज में उत्साह और आशा की झलक है। सभी योद्धा उसकी ओर मुड़ते हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें एक खजाना खोजने का संकेत दिया हो। शांजिया, जो अपने कछुए के खोल में ढका हुआ है, धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में एक निश्चित गरिमा है, जैसे वह किसी पवित्र वस्तु को छूने जा रहा हो। वह मशरूम को सावधानी से उठाता है। उसकी आंखों में चमक होती है, जैसे उसने कोई अनमोल रत्न पाया हो। यह ल्यूमिनस मशरूम, जो साधारण दिखता है, वास्तव में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही वह इसे उठाता है, उसके चारों ओर के योद्धा उसे देखते हैं। उनकी आंखों में सम्मान और श्रद्धा है। यह एक पल है जो न केवल उनके लिए, बल्कि उनकी पूरी जनजाति के लिए एक नई आशा का प्रतीक है। जंगल की गहराइयों में, जहां चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आती है, वहां पर्वत कछुआ जनजाति के योद्धा एकत्रित होते हैं। उनकी आंखों में चमक और उत्साह है, जैसे ही वे ल्यूमिनस मशरूम की खोज में निकलते हैं। हर कदम पर वे मशरूम की हल्की चमक को देखते हैं, जो रात के अंधकार में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। हवा में एक हल्की सी ठंडक है, जो उनके चेहरे पर एक ताजगी का एहसास कराती है। अचानक एक योद्धा की आवाज गूंजती है। वहां एक है, उसकी आवाज में उत्साह और आशा की झलक है। सभी योद्धा उसकी ओर मुड़ते हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें एक खजाना खोजने का संकेत दिया हो। शांजिया, जो अपने कछुए के खोल में ढका हुआ है, धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में एक निश्चित गरिमा है, जैसे वह किसी पवित्र वस्तु को छूने जा रहा हो। वह मशरूम को सावधानी से उठाता है। उसकी आंखों में चमक होती है, जैसे उसने कोई अनमोल रत्न पाया हो। यह ल्यूमिनस मशरूम, जो साधारण दिखता है, वास्तव में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही वह इसे उठाता है, उसके चारों ओर के योद्धा उसे देखते हैं। उनकी आंखों में सम्मान और श्रद्धा है। यह एक पल है जो न केवल उनके लिए, बल्कि उनकी पूरी जनजाति के लिए एक नई आशा का प्रतीक है। जंगल की गहराइयों में, जहां चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आती है, वहां पर्वत कछुआ जनजाति के योद्धा एकत्रित होते हैं। उनकी आंखों में चमक और उत्साह है, जैसे ही वे ल्यूमिनस मशरूम की खोज में निकलते हैं। हर कदम पर वे मशरूम की हल्की चमक को देखते हैं, जो रात के अंधकार में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। हवा में एक हल्की सी ठंडक है, जो उनके चेहरे पर एक ताजगी का एहसास कराती है। अचानक एक योद्धा की आवाज गूंजती है। वहां एक है, उसकी आवाज में उत्साह और आशा की झलक है। सभी योद्धा उसकी ओर मुड़ते हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें एक खजाना खोजने का संकेत दिया हो। शांजिया, जो अपने कछुए के खोल में ढका हुआ है, धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में एक निश्चित गरिमा है, जैसे वह किसी पवित्र वस्तु को छूने जा रहा हो। वह मशरूम को सावधानी से उठाता है। उसकी आंखों में चमक होती है, जैसे उसने कोई अनमोल रत्न पाया हो। यह ल्यूमिनस मशरूम, जो साधारण दिखता है, वास्तव में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही वह इसे उठाता है, उसके चारों ओर के योद्धा उसे देखते हैं। उनकी आंखों में सम्मान और श्रद्धा है। यह एक पल है जो न केवल उनके लिए, बल्कि उनकी पूरी जनजाति के लिए एक नई आशा का प्रतीक है। सुबह का सूरज धीरे धीरे उगता है और मशरूम वन में एक नया दिन शुरू होता है। जैसे जैसे सूरज की किरणें मशरूम पर पड़ती हैं, उनकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। यह एक अद्भुत दृश्य है, जहां रात की जादुई रोशनी दिन की रोशनी में बदल जाती है। वाइन जनजाति के लोग, जो रात भर मशरूम की खोज में लगे रहे, अब थके हुए लेकिन खुश नजर आते हैं। उनकी आंखों में एक नई चमक होती है, जैसे कि उन्होंने किसी अद्भुत अनुभव को जी लिया हो। वे एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी खोजों को साझा करते हैं और हंसते हैं। दूसरी ओर माउंटेन टर्टल जनजाति के लोग भी अपनी खोजों के साथ लौटते हैं। वे थके हुए होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है, मशरूम की चमक और भी कम होती जाती है और
और वे सामान्य मशरूम में बदल जाते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जहां लोग समझते हैं कि जादू हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद वे विश्वास ही नहीं करते कि ऐसे चमकते मशरूम भी जंगल में होते हैं। अगले दिन जब जियांग शुआन ने आंखें खोलीं और आग के पास बैठकर खाने के लिए पौधों की कंदों को भूनने लगा, तभी पेड़ पर चौकीदारी कर रहा योद्धा अचानक चिल्लाया, मुखिया, मशरूम जंगल से कुछ लोग बाहर आए हैं और उनके साथ 2 विशाल पर्वतीय कछुए हैं। जियांग शुआन की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, यह तो पर्वतीय कछुआ जनजाति ही होनी चाहिए, चलो और देखते हैं। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए खाने को मुंह में डालकर निगल लिया, फिर चिशाओ और अन्य योद्धाओं को बुलाया और तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां पर्वतीय कछुआ जनजाति निकली थी। चौकीदार ने जल्दी से पेड़ से उतरकर एक उपकरण का उपयोग करके आग को मिट्टी से तेजी से ढक दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि आग बुझ जाए, और फिर जल्दी से उनके पीछे चल पड़ा। मशरूम जंगल के बाहर पर्वतीय कछुआ जनजाति के योद्धा धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उनके चेहरे पर आरामदायक मुस्कान थी, स्पष्ट रूप से उन्होंने पिछले रात अच्छा फसल प्राप्त किया था। पर्वतीय कछुआ जनजाति के मुखिया और शिकार दल के नेता के नेतृत्व में वे रास्ते में हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे, यह चर्चा करते हुए कि इस बार की मशरूम की फसल कैसे जनजाति के योद्धाओं की ताकत को बढ़ा सकती है और कितनी चीजें कुछ मशरूम के साथ व्यापार की जा सकती हैं। जियांग शुआन और उसके साथी योद्धा तेजी से पर्वतीय कछुआ जनजाति की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी, हवा में ताजगी थी और मशरूम की खुशबू ने वातावरण को महकाया हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जियांग शुआन के मन में उत्साह और जिज्ञासा का संचार हो रहा था। उसने अपने साथियों की ओर देखा, उनके चेहरे पर भी वही उत्साह था। वे सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अपनी अपनी आशाओं और सपनों को साझा कर रहे थे। क्या तुमने सुना? एक योद्धा ने कहा, अगर हम इन मशरूमों का सही उपयोग करें तो हमारी ताकत दोगुनी हो सकती है। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया, और व्यापार के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर है। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक फसल नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे जैसे वे जंगल के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि पर्वतीय कछुआ जनजाति के लोग एकत्रित हो रहे थे। उनकी हंसी और बातों की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। यह एक उत्सव का माहौल था, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशियों को साझा कर रहा था। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी पर्वतीय कछुआ जनजाति के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मुखिया और शिकार दल के नेता के चारों ओर कई लोग इकट्ठा हो गए थे। मुखिया ने अपनी आवाज में गर्व और खुशी के साथ कहा, हमने इस बार शानदार फसल प्राप्त की है। उसकी बातों में उत्साह था और सभी ने ताली बजाई। जियांग शुआन ने देखा कि मुखिया के हाथ में एक विशाल मशरूम था, जो चमकदार रंगों में था। उसने कहा, यह मशरूम हमारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इससे हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं और अपने दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। सभी योद्धा उसकी बातों से प्रेरित हुए और एकजुट होकर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक फसल का जश्न नहीं था, बल्कि उनकी एकता और सामर्थ्य का प्रतीक था। उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने जनजाति के लिए एक नई दिशा में बढ़ेंगे। जियांग शुआन ने देखा कि मुखिया ने मशरूम को उठाते हुए कहा, हमारी मेहनत का फल हमें मिला है और अब हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जो सभी के दिलों में उत्साह भर रही थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों की ओर देखा, उनकी आंखों में एक नई उम्मीद और विश्वास था। मुखिया ने आगे कहा, हम इन मशरूमों का उपयोग न केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करेंगे, बल्कि हम इसे व्यापार में भी लाएंगे। इससे हमारी जनजाति की समृद्धि सुनिश्चित होगी। सभी योद्धा एकजुट होकर उसकी बातों का समर्थन कर रहे थे और जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे जैसे वे बातचीत करते रहे, जियांग शुआन के मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस अवसर को अपने जनजाति के लिए एक नई दिशा में बदलने का प्रयास करेगा। यह क्षण केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि उनके भविष्य की नींव रखने का समय था। जंगल की गहराइयों से अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि जैसे किसी ने अचानक से चुप्पी को तोड़ दिया हो। कोई आ रहा है। यह सुनते ही माउंटेन टर्टल जनजाति के लोग तुरंत चौकस हो गए। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई, जैसे खतरे की आहट सुनाई दे रही हो। शान जिया ने तुरंत सभी को आदेश दिया, जल्दी करो, इस अनुकूल भूभाग का उपयोग करो और उन 2 विशाल पहाड़ी कछुओं को बचाव के लिए तैयार करो। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रही थी। माउंटेन टर्टल जनजाति के दोस्तों, घबराओ मत, हम वाइन जनजाति से हैं। हमने पहले भी मच्छर जनजाति के लोगों से तुम्हारी रक्षा की थी। जियांग शुआन ने दूर से चिल्लाते हुए कहा, ताकि माउंटेन टर्टल जनजाति पर कोई हमला न हो। उसकी आवाज में एक विश्वास था जो सभी को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही थी। वाइन जनजाति, शान जिया ने एक पल के लिए सोचा। यह नाम उसे कुछ कुछ परिचित सा लगा, लेकिन यादें धुंधली थीं। तभी जियांग शुआन और उसके समूह को जंगल से बाहर निकलते देखा गया। जैसे ही उन्होंने जियांग शुआन के चेहरे पर तोते के पैटर्न को देखा, शान जिया को अचानक याद आया कि यह वही जनजाति है जिसने पहले उनकी मदद की थी। जंगल की गहराइयों में जब जियांग शुआन और उसके साथी बाहर आए, तो वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण मिशन पर निकले हों। शान जिया ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में संदेह और जिज्ञासा दोनों थे। क्या ये सच में वाइन जनजाति के लोग हैं? उसने अपने मन में सोचा। जियांग शुआन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हमें एकजुट होना होगा, अन्यथा हम सभी खतरे में हैं। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी को सुनने पर मजबूर कर रही थी। माउंटेन टर्टल जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनकी आंखों में सवाल थे। क्या वे सच में इन पर
भरोसा कर सकते हैं। अचानक एक हल्की हवा चली जिससे पत्ते सरसराने लगे। यह एक संकेत था, एक चेतावनी। शानजिया ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए कहा, अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चमक थी। हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। इस बीच जंगल की गहराइयों में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया, जैसे कि प्रकृति भी इस संघर्ष को देखने के लिए तैयार हो रही हो। जंगल के भीतर जब दोनों जनजातियों के बीच संवाद बढ़ा तो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। शानजिया ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जियांग शुआन ने आगे बढ़कर कहा, हमने पहले भी तुम्हारी मदद की थी और अब हमें फिर से एक साथ आना होगा। उसकी आंखों में विश्वास था जो माउंटेन टर्टल जनजाति के लोगों को आश्वस्त कर रहा था। अचानक जंगल में एक हलचल हुई, जैसे कि कोई बड़ा जानवर पास आ रहा हो। सभी ने एक साथ ध्यान केंद्रित किया, उनकी सांसें थम गईं। शानजिया ने कहा, सभी तैयार रहें, यह कोई सामान्य खतरा नहीं है। वातावरण में एक गहरी चुप्पी छा गई, केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। जियांग शुआन ने अपने हाथ में एक तीर उठाया, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। हम इस बार हार नहीं मानेंगे। यह शब्द जंगल में गूंज गए, जैसे कि एक नई शुरुआत का संकेत हो। सभी ने एकजुट होकर अपने अपने हथियारों को तैयार किया और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगे। शानजिया ने अपने मन में उठते सवालों को दबाते हुए जियांग शुआन की ओर ध्यान दिया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। क्या यह सच है कि आप व्यापार के लिए आए हैं? उसने धीरे से पूछा। जियांग शुआन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुखिया, हम यहाँ केवल व्यापार करने आए हैं, हमारी मंशा केवल सहयोग करना है। शानजिया ने उनकी आंखों में झांका, वहां एक सच्चाई थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। वह जानता था कि व्यापार के पीछे कभी कभी छिपे हुए इरादे होते हैं। चारों ओर की हवा में एक हल्की सी खामोशी थी, केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने फिर से इशारा किया और वाइन जनजाति के योद्धा आगे बढ़े। उनके हाथों में चमकदार जानवरों की हड्डियां थी। ये हमारे सबसे अच्छे शिकार हैं, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। शानजिया ने ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। यह जानवरों की हड्डियां वास्तव में मूल्यवान थी, लेकिन क्या यह व्यापार वास्तव में निष्कपट था? उसके मन में सवालों की लहरें उठने लगी। शानजिया ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली। उसने अपने चारों ओर की आवाजों को सुना। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया, लेकिन उसके दिल में एक अनसुलझा सवाल था, क्या मैं इन लोगों पर विश्वास कर सकता हूँ? उसने अपने मन में सोचा। जियांग शुआन ने फिर से कहा, हमारी जनजाति के लिए यह व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपके साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। शानजिया ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक दृढ़ता थी, लेकिन क्या यह केवल एक दिखावा था? उसने अपनी आंखें खोली और जियांग शुआन के चेहरे पर ध्यान दिया। अगर आप सच में व्यापार करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह दोनों के लिए लाभकारी हो, उसने कहा, और उसके स्वर में एक दृढ़ता थी। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, हम आपकी शर्तों का सम्मान करेंगे। इस बातचीत के दौरान चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। सूरज की किरणें अब और भी चमकीली हो गई थीं, जैसे कि वे इस महत्वपूर्ण क्षण को उजागर कर रही हों। शानजिया ने अपने मन में उठते सवालों को दबाते हुए जियांग शुआन की ओर ध्यान दिया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। क्या यह सच है कि आप व्यापार के लिए आए हैं? उसने धीरे से पूछा। जियांग शुआन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुखिया, हम यहाँ केवल व्यापार करने आए हैं, हमारी मंशा केवल सहयोग करना है। शानजिया ने उनकी आंखों में झांका, वहाँ एक सच्चाई थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। वह जानता था कि व्यापार के पीछे कभी कभी छिपे हुए इरादे होते हैं। चारों ओर की हवा में एक हल्की सी खामोशी थी, केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने फिर से इशारा किया और वाइन जनजाति के योद्धा आगे बढ़े। उनके हाथों में चमकदार जानवरों की हड्डियां थी। ये हमारे सबसे अच्छे शिकार हैं, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। शानजिया ने ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। यह जानवरों की हड्डियां वास्तव में मूल्यवान थी, लेकिन क्या यह व्यापार वास्तव में निष्कपट था? उसके मन में सवालों की लहरें उठने लगी। शानजिया ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली। उसने अपने चारों ओर की आवाजों को सुना। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया, लेकिन उसके दिल में एक अनसुलझा सवाल था, क्या मैं इन लोगों पर विश्वास कर सकता हूँ? उसने अपने मन में सोचा। जियांग शुआन ने फिर से कहा, हमारी जनजाति के लिए यह व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपके साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। शानजिया ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक दृढ़ता थी, लेकिन क्या यह केवल एक दिखावा था? उसने अपनी आंखें खोली और जियांग शुआन के चेहरे पर ध्यान दिया। अगर आप सच में व्यापार करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह दोनों के लिए लाभकारी हो, उसने कहा, और उसके स्वर में एक दृढ़ता थी। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, हम आपकी शर्तों का सम्मान करेंगे। इस बातचीत के दौरान चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। सूरज की किरणें अब और भी चमकीली हो गई थीं, जैसे कि वे इस महत्वपूर्ण क्षण को उजागर कर रही हों। जैसे ही शानजिया और शुआन दलदल के किनारे पहुंचे, वहां की खुशबू ने उन्हें घेर लिया। ताजगी और नमी की महक ने उनके मन को हल्का कर दिया। पानी की लहरों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण में एक मधुर संगीत भर दिया। शानजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ की प्रकृति हमें हमेशा प्रेरित करती है। उनके बीच की बातचीत में एक गहराई थी जो उनकी दोस्ती को और मजबूत कर रही थी। चिशाओ, जो चुप था, अब धीरे धीरे उनकी बातें सुनने लगा। उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए भी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, दलदल के पानी में मछलियों
हाथियों का कूदना और पक्षियों का उड़ना एक जादुई दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। शानजिया ने कहा, हमारे जनजाति के लोग इस जगह को अपने घर की तरह मानते हैं। यहाँ की हर चीज हमें जोड़ती है। शुआन ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्साह और आशा की चमक थी। जैसे ही वे दलदल के किनारे पर पहुंचे, शानजिया ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, देखो वहां हमारी जनजाति के लोग हैं। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। शुआन ने देखा कि वहां कई लोग इकट्ठा थे जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे जबकि अन्य जलीय पौधों को इकट्ठा कर रहे थे। वहां की हलचल ने वातावरण में एक जीवंतता भर दी थी। शानजिया ने कहा, यहाँ का जीवन हमेशा से ही सक्रिय और समृद्ध रहा है। हमारे लोग मेहनती हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। शुआन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। तभी एक युवा योद्धा ने उन्हें देखा और दौड़ते हुए उनके पास आया। उसने कहा, मुखिया, आपका स्वागत है, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शानजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मेरे भाई। योद्धा ने शुआन की ओर देखा और कहा, आपका भी स्वागत है। शुआन ने सिर झुकाते हुए कहा, धन्यवाद। वहां का माहौल गर्मजोशी से भरा हुआ था, जैसे हर कोई एक दूसरे का स्वागत कर रहा हो। शानजिया ने कहा, आओ हम सब मिलकर एक साथ भोजन करें। यह सुनकर सभी ने खुशी से सहमति जताई। यह पर्वतीय कछुए जनजाति का दृश्य था, जो विशाल दलदल के पास एक ऊंचे सपाट भूभाग पर निवास करती थी। चारों ओर विशाल पर्वतीय कछुए की पीठ पर चढ़ जाता था और कछुआ, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था, धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाता था। यह पर्वतीय कछुआ जनजाति कितनी अद्भुत थी। जियांग शुआन ने इस जीवंत पर्वतीय कछुआ जनजाति को देखा और उसके दिल में थोड़ी ईर्ष्या का अनुभव किया। वाइन जनजाति के योद्धा भी आपस में फुसफुसा रहे थे, उनकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या की झलक थी। पर्वतीय कछुआ जनजाति के योद्धा सभी हंसते हुए गर्वित भावनाओं के साथ खड़े थे और थोड़ा और सीधे खड़े हो गए थे। एक मजबूत जनजाति सभी सदस्यों के लिए एक आशीर्वाद होती है, जिससे उन्हें बाहर यात्रा करते समय कम से कम उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस दृश्य में हर जगह हलचल थी और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भरी हुई थी। बच्चों की हंसी, कछुओं की धीमी चाल और जनजाति के सदस्यों की मेहनत सब मिलकर एक अद्भुत चित्रण बना रहे थे। जियांग शुआन ने पर्वतीय कछुआ जनजाति के जीवन को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह सोचने लगा कि कैसे ये लोग अपने जीवन में संतुष्ट और खुश हैं। बच्चों की हंसी और खेल, जैसे कि वे जीवन की खुशियों का जश्न मना रहे हों, उसके दिल को छू गया। एक बच्चा, जो एक बड़े कछुए की पीठ पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी, जैसे वह अपने छोटे से संसार का राजा हो। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और बच्चे की हंसी हवा में गूंज रही थी। जियांग ने महसूस किया कि इस जनजाति की ताकत केवल उनके शारीरिक बल में नहीं, बल्कि उनके एकजुटता और सामंजस्य में भी है। उन्होंने देखा कि कैसे सभी सदस्य एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जैसे कि वे एक बड़े परिवार का हिस्सा हों। यह दृश्य उसके मन में एक गहरी इच्छा जगाता है, वह भी इस तरह के जीवन का अनुभव करना चाहता था। वाइन जनजाति के योद्धा, जो पास में खड़े थे, उनके चेहरों पर ईर्ष्या की छाया थी। वे इस जीवन की सरलता और खुशी को देखकर प्रभावित हुए। जियांग ने सोचा कि क्या वह कभी इस जनजाति का हिस्सा बन सकेगा। उसकी आंखों में एक सपना था, जो उसे इस अद्भुत जीवन की ओर खींच रहा था। जैसे ही शानजिया और उसकी टोली ने पर्वतीय कछुआ जनजाति के घर के अंदर कदम रखा, वहां का माहौल गर्म और स्वागत योग्य था। चारों ओर खुशियों की गूंज थी और लोग एक दूसरे से मिलकर हंस रहे थे। शानजिया ने अपनी टोली को आराम करने के लिए बैठने का इशारा किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ यात्रा के अनुभव साझा करना शुरू किया। जियांग शुआन ने अपने साथी जादूगरों को देखा, उनकी आंखों में जिज्ञासा और उम्मीद थी। तभी पर्वतीय कछुआ जनजाति के लोग उनके लिए विशेष व्यंजन लाए, जिसमें मशरूम मांस के स्क्यूअर शामिल थे। यह व्यंजन इतना स्वादिष्ट और सुगंधित था कि उसकी खुशबू ने सबका ध्यान आकर्षित किया। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अद्भुत लगता है, हमें जरूर इसका स्वाद लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने पहले स्क्यूअर का एक टुकड़ा चखा, उनके चेहरे पर आनंद की एक चमक आ गई। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने एक साथ मिलकर भोजन का आनंद लिया और उनके बीच की दूरी कम होती गई। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक था, जो जनजातियों के बीच व्यापार और सहयोग को दर्शाता था। जैसे ही जादूगरनी और जादूगरनी के बीच की बातचीत गहराई में गई, पर्वतीय कछुआ जनजाति के जादूगर ने अपनी आंखों में ज्ञान की चमक के साथ कहा, हमारी जड़ी बूटियों का ज्ञान पीढ़ियों से हमारे साथ है। ची शाओ ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में जिज्ञासा और सीखने की ललक थी। दोनों के बीच जड़ी बूटियों के गुणों और उनके उपयोग पर चर्चा होने लगी। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, वहां का माहौल और भी गहरा होता गया। जादूगरनी ने अपने अनुभवों को साझा किया और ची शाओ ने अपने ज्ञान को भी प्रस्तुत किया। यह एक अद्भुत क्षण था, जहां दोनों जनजातियों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था। चारों ओर की आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं और सभी ने ध्यान से उनकी बातचीत को सुना। यह एक ऐसा क्षण था जब ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था और सभी ने इसे अपने दिलों में संजोया। जादूगरनी ने कहा, हर जड़ी बूटी में एक कहानी होती है और हमें उन्हें सुनना चाहिए। यह सुनकर ची शाओ ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक नई समझ का प्रकाश था। जियांग शुआन ने स्क्यूअर के पहले कौर के बाद उसके मन में एक अद्भुत अनुभव की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसने मांस और मशरूम का स्वाद चखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा कि कैसे इस छोटे से जनजाति के लोग, जो साधारण जीवन जीते हैं, अपने खाने में इस तरह की विशेषता जोड़ सकते हैं। शानजिया की हंसी ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। क्या तुम जानते हो चीफ शुआन, हमारे यहाँ नमक की कितनी अहमियत है? शानजिया ने कहा, उसकी आवाज में एक हल्की सी गंभीरता थी जो जियांग शुआन को सोचने पर मजबूर कर गई। यह हमारे लिए केवल एक स्वाद नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे एहसास हुआ कि यह केवल खाना नहीं, बल्कि एक संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने महसूस किया कि कैसे छोटे जनजातियों के लोग अपने सीमित संसाधनों के बावजूद एक दूसरे के
के साथ साझा करने और खुशियां मनाने का एक तरीका खोज लेते हैं। जियांग शुआन ने फिर से एक कौर लिया और इस बार उसने स्वाद को और भी ध्यान से महसूस किया। जैसे ही वह मांस और मशरूम के संयोजन का आनंद ले रहा था, उसके मन में एक गहरी कृतज्ञता की भावना जागृत हुई। यह सच में अद्भुत है, उसने कहा। तुम्हारे साथ यह अनुभव साझा करना मेरे लिए बहुत खास है। शानजिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे कि वे एक गहरे संबंध को महसूस कर रहे हों। जियांग शुआन और शानजिया के बीच की बातचीत में एक गहराई थी जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे, चारों ओर का माहौल भी बदल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल खाना नहीं था, बल्कि यह एक अनुभव था जो उनके जीवन को जोड़ता था। क्या तुम कभी सोचते हो कि हम कितनी दूर आए हैं? शानजिया ने अचानक पूछा। जियांग शुआन ने उसकी बात पर ध्यान दिया और सिर हिलाया। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं। शानजिया ने उसकी बात को समझा और कहा, लेकिन हम अभी भी यहाँ हैं और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जियांग शुआन ने उसकी आंखों में देखा और उन्हें लगा कि वे दोनों एक ही सोच में हैं। उन्होंने फिर से एक कौर लिया और इस बार उसने स्वाद को और भी गहराई से महसूस किया। जैसे ही उसने मांस और मशरूम का स्वाद चखा, उसके मन में एक नई सोच का जन्म हुआ। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसने कहा। शानजिया ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। बिल्कुल, और हमें इसे एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। इस बातचीत ने उनके बीच एक नया बंधन बना दिया, जो केवल भोजन से कहीं अधिक था। शानजिया और जियांग शुआन एक छोटे से कैंप में बैठे थे, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। हवा में ताजगी थी और पास में जलती हुई आग की हल्की गंध महसूस हो रही थी। दोनों ने अपने हाथों में मशरूम के मांस के स्क्यूअर्स पकड़े हुए थे, जो सुनहरे भूरे रंग के थे और उन पर हल्की सी चटनी लगी हुई थी। शानजिया ने एक स्क्यूअर को उठाया और उसे चखते ही उसके चेहरे पर आनंद का भाव आ गया। यह कितना स्वादिष्ट है, चाहे कितनी बार खाऊं कभी भी कम नहीं लगता, उसने कहा। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। यह सच में बहुत अच्छा है। उनके बीच की यह बातचीत एक गहरी दोस्ती का प्रतीक थी। लेकिन इस आनंद के बीच दोनों ने यह भी महसूस किया कि मशरूम का सेवन हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई जनजातियों के लिए मशरूम एक खतरनाक भोजन माने जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार के मशरूम विषैले होते हैं। जियांग शुआन ने याद करते हुए कहा, जब मैं वाइन जनजाति के योद्धाओं के साथ भोजन की तलाश में जाता हूँ, तो मैं मशरूम इकट्ठा करने से कतराता हूँ, जब तक कि मैं पूरी तरह से सुनिश्चित न हो जाऊं कि वे सुरक्षित हैं। शानजिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर दोनों ने अपनी प्लेटों को भरते हुए मशरूम के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त की। यह एक ऐसा क्षण था जब वे न केवल भोजन का आनंद ले रहे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे। जैसे ही शानजिया और जियांग शुआन ने अपने खाने का आनंद लिया, उनके आसपास की प्रकृति ने एक अद्भुत माहौल तैयार किया था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने इस पल को और भी खास बना दिया। शानजिया ने एक और स्क्यूअर उठाया, लेकिन इस बार बिना नमक के। उसने चखते ही अपने चेहरे पर असंतोष का भाव देखा। बिना नमक के इसका स्वाद कुछ कम है, उसने कहा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर भी यह स्वादिष्ट है। दोनों ने फिर से खाने में जुट गए, लेकिन इस बार उनकी बातचीत ने एक नया मोड़ लिया। शानजिया ने कहा, क्या तुम जानते हो मशरूम की दुनिया कितनी रहस्यमयी है? कई प्रकार के मशरूम हैं जो केवल कुछ जनजातियों के लिए जाने जाते हैं। जियांग शुआन ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, हाँ, यह सच है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस बातचीत ने उनके बीच एक गहरी समझ और मित्रता को जन्म दिया। जैसे जैसे वे खाने में व्यस्त होते गए, उनकी हंसी और बातचीत ने उस शांत वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। खाने के बाद शानजिया और जियांग शुआन ने अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। शानजिया ने कहा, मुझे लगता है कि हमें मशरूम के बारे में और जानना चाहिए। यह केवल एक भोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, हमें अपने पूर्वजों से सीखा हुआ ज्ञान संजोकर रखना चाहिए। दोनों ने मशरूम के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा की और कैसे कुछ जनजातियां उन्हें सुरक्षित रूप से खा सकती हैं। जियांग शुआन ने बताया, माउंटेन टर्टल जनजाति ने मशरूम के जंगल में वर्षों बिताए हैं और वे जानते हैं कि कौन से मशरूम खाने योग्य हैं। शानजिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उनके बीच एक गहरी समझ विकसित हुई। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता गया, उनके विचारों की गहराई भी बढ़ती गई। आग की हल्की रोशनी में उनकी आंखों में चमक थी, जो उनके ज्ञान और अनुभवों का प्रतीक थी। जैसे ही रात गहराने लगी, शानजिया और जियांग शुआन ने अपने भोजन के बाद की गतिविधियों पर चर्चा की। शानजिया ने कहा, हमें मशरूम के बारे में और जानने के लिए जंगल में जाना चाहिए। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल में कई खतरे हो सकते हैं। दोनों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए जंगल की गहराइयों में जाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे अपनी योजना बनाते गए, उनके दिलों में उत्साह और थोड़ी चिंता भी थी। शानजिया ने कहा, हमारी यात्रा केवल भोजन की तलाश नहीं होगी, बल्कि यह हमारे ज्ञान को बढ़ाने का एक अवसर भी होगा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम एक दूसरे के साथ और भी मजबूत बनेंगे। इस बातचीत ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत किया। जंगल में जाने की योजना बनाते हुए शानजिया और जियांग शुआन ने अपने अनुभवों को साझा किया। शानजिया ने कहा, मैंने सुना है कि मशरूम की कई प्रजातियां केवल रात के समय खिलती हैं। जियांग शुआन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, यह सच है और हमें उन प्रजातियों के बारे में जानने की आवश्यकता है। दोनों ने अपने ज्ञान को साझा करते हुए मशरूम की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, उनके बीच की बातचीत ने एक नई दिशा ले ली। शानजिया ने कहा,
कहा, हमें अपने पूर्वजों से सीखा हुआ ज्ञान संजोकर रखना चाहिए। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार उन्होंने न केवल मशरूम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया, बल्कि अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का भी। जैसे जैसे वे अपनी योजना बनाते गए, उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो रहा था। शानजिया की आंखों में चमक थी, जैसे उसने एक अनमोल खजाना खोज लिया हो। उसने अपने हाथों से मशरूम के एक ताजे ढेर को दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये ताकतवर मशरूम है जो हमारे जंगल में उगते हैं। जियांग शुआन ने ध्यान से मशरूमों को देखा, उनकी रंगीनता और आकार ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। हर मशरूम की अपनी एक कहानी थी, जैसे वे जंगल की गहराइयों से उभरकर उसकी ओर इशारा कर रहे हों। शानजिया ने आगे कहा, इन मशरूमों का सेवन करने से आप न केवल ताकतवर बनेंगे, बल्कि आपकी अन्य क्षमताएं भी बढ़ जाएंगी। उसकी आवाज में विश्वास था, जो जियांग शुआन के दिल में एक नई आशा जगाने लगा। उसने सोचा, अगर ये सच है तो यह मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है। शानजिया ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हमारे पास और भी मशरूम हैं जो विशेष गुणों से भरे हुए हैं। जियांग शुआन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे और जानकारी दे सकते हैं? शानजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमारे पास स्विफ्ट मशरूम है जो गति को बढ़ाता है। जियांग शुआन ने सोचा, यह तो अद्भुत है। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह इन मशरूमों का सही उपयोग कर सके, तो वह अपनी जनजाति के लिए एक महान नेता बन सकता है। जल्द ही जियांग शुआन ने कुछ असामान्य महसूस किया। अगर पर्वत कछुआ जनजाति वास्तव में इतनी शक्ति बढ़ाने वाली मशरूमों का स्वामित्व रखती थी, तो क्या उनके जनजातीय योद्धा अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होते? फिर भी पर्वत कछुआ जनजाति एक छोटी जनजाति थी, जो मच्छर जनजाति के हमलों के प्रति भी कमजोर थी। जियांग शुआन ने शानजिया से पूछा, मुखिया शानजिया, अगर कोई व्यक्ति आपकी बताई गई सभी मशरूमों को स्वतंत्र रूप से खाने से ही 3 रंग तक पहुंचा जा सकता है? शानजिया ने कहा, अगर किस्मत से अगर वे कुछ दुर्लभ मशरूम इकट्ठा कर लें, तो शायद वे 4 रंग योद्धा बनने का मौका पा सकते हैं। जियांग शुआन ने देखा कि शानजिया खुद एक 4 रंग योद्धा था, लेकिन उसके अलावा जियांग शुआन ने पर्वत कछुआ जनजाति में और कोई 4 रंग योद्धा नहीं देखा। स्पष्ट था कि मशरूम खाने से तुप्पो करने का विचार उतना सरल नहीं था जितना जियांग शुआन ने सोचा था। ऐसा क्यों है? जियांग शुआन ने पूछा। क्योंकि सभी मशरूमों में पहली बार खाने का सबसे अच्छा प्रभाव होता है। एक बार खा लेने के बाद के प्रभाव काफी कमजोर हो जाते हैं। शानजिया की व्याख्या कुछ अस्पष्ट थी। वास्तव में एक ही प्रकार की मशरूम को 3 बार खाने के बाद कोई और वृद्धि नहीं होती। जियांग शुआन के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। उसने सोचा, क्या वास्तव में ये मशरूम इतनी शक्तिशाली है? क्या ये केवल एक मिथक है या फिर इनमें सच में कोई जादू है? पर्वत कछुआ जनजाति की छोटी सी संख्या और उनकी कमजोर स्थिति ने उसे और अधिक चिंतित कर दिया। वह शानजिया की आंखों में झांकते हुए उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये मशरूम वास्तव में प्रभावी हैं? उसने धीरे से पूछा। शानजिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह अपने भीतर के संघर्ष को समेटने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खुद इन्हें खाया है, उसने कहा, लेकिन हर बार की तरह पहले खाने का अनुभव सबसे अच्छा होता है। बाद में ये सिर्फ एक याद बनकर रह जाती हैं। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि शक्ति का स्रोत केवल मशरूम नहीं है, बल्कि उसके पीछे की मेहनत और संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। उसने महसूस किया कि हर योद्धा की कहानी में एक गहरा अर्थ होता है। वह सोचने लगा कि क्या वह भी कभी इस शक्ति को हासिल कर पाएगा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, जैसे कि उसने अपने भीतर की आग को फिर से जगा दिया हो। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को समझेगा। उसने शानजिया से और अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। क्या आप मुझे इन मशरूमों के बारे में और बता सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। शानजिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हर मशरूम की अपनी विशेषता होती है। कुछ ताकत बढ़ाते हैं, कुछ गति में सुधार करते हैं और कुछ विशेष क्षमताएं प्रदान करते हैं, लेकिन इनका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। जियांग शुआन ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि यह केवल मशरूमों का खेल नहीं था, बल्कि एक कला थी। उसने सोचा, क्या वह इस कला को सीख पाएगा? शानजिया ने आगे कहा, कभी कभी एक योद्धा को अपनी सीमाओं को पहचानना भी जरूरी होता है। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई समझ थी। वह जानता था कि उसे केवल मशरूमों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण से भी आगे बढ़ना है। उसने अपने दिल में एक संकल्प लिया कि वह इस यात्रा में कभी हार नहीं मानेगा। जियांग शुआन ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि उसे इन मशरूमों की खोज में निकलना होगा। वह जानता था कि केवल ज्ञान से ही वह आगे बढ़ सकता है। उसने शानजिया से कहा, मैं इन मशरूमों को खुद इकट्ठा करना चाहता हूँ। शानजिया ने उसकी आंखों में एक चमक देखी, जैसे कि वह उसकी इच्छा शक्ति को पहचान रहा हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हर मशरूम की अपनी कहानी होती है। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वह जानता था कि यह यात्रा केवल मशरूमों की नहीं, बल्कि अपने आप को खोजने की भी होगी। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की, जैसे कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। जियांग शुआन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। हम इन मशरूमों की खोज में निकलेंगे, उसने कहा, हमें सावधान रहना होगा। उसके दोस्तों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उनमें से एक ने कहा, क्या तुम यकीन रखते हो कि ये मशरूम हमें शक्ति देंगे? जियांग शुआन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, लेकिन केवल अगर हम सही तरीके से उनका उपयोग करें। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे जंगल में कदम रखते हैं, चारों ओर की आवाजें और खुशबू उन्हें घेर लेती हैं। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और मशरूमों की अद्भुत सुगंध ने वातावरण को जादुई बना दिया। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली और अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की। यह यात्रा केवल मशरूम
मशरूमों की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की भी थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया और जंगल की गहराइयों में खो गए। जंगल की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकती हैं, वहां जियांग शुआन ने अपने हाथों में जानवरों की हड्डियां और दांत थाम रखे थे, जो उनकी मेहनत और साहस की कहानी बयां कर रहे थे। शान जिया ने मशरूमों को सावधानी से अपने सामने रखा, जैसे कि वह उन्हें किसी खजाने की तरह संभाल रहा हो। 3 शक्ति मशरूम इस जानवर की कंधे की हड्डी के लिए चीफ शुआन को यह कैसा लगता है? शान जिया ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए कहा। जियांग शुआन ने ध्यान से कंधे की हड्डी को देखा, उसकी मोटाई और वजन ने उसे प्रभावित किया। यह एक अद्भुत सामग्री थी, जो किसी भी योद्धा के लिए अत्यंत मूल्यवान हो सकती थी। जंगल में हल्की सी हवा बह रही थी, जो पत्तों की सरसराहट के साथ मिलकर एक मधुर संगीत का निर्माण कर रही थी। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली, जैसे कि वह इस क्षण की गहराई को महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो इस व्यापार के महत्व को दर्शा रही थी। उसने अपने मन में सोचा, अगर ये मशरूम वाइन जनजाति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो यह व्यापार निश्चित रूप से लाभकारी होगा। शान जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मशरूम आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। दोनों के बीच एक समझदारी का रिश्ता बन रहा था, जैसे कि वे एक दूसरे की जरूरतों को समझते हों। इस व्यापार ने न केवल उनके बीच के संबंध को मजबूत किया, बल्कि जंगल की गहराइयों में एक नई कहानी की शुरुआत भी की।